अध्याय 3341 हिलती हुई शक्ति बैंगनी तांबे की तलवार ने घोषणा की। आज सोल्जर वेपन स्काई में सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। हम दो अंतिम सैनिकों में से एक मर जाएगा और दूसरा सोल्जर वेपन स्काई का नेता बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शर्त लगाओ। अगर तुम जीत गए तो तुम सोल्जर वेपन स्काई के नेता बन जाओगे। हान सेन समझ गया कि बैंगनी तांबे की तलवार का क्या मतलब है। बैंगनी तांबे की तलवार ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि तुम और मैं सोल्जर वेपन स्काई के नियमों से बंधे हैं, इसलिए हमारे पास दो सैनिकों की आत्माओं की बेड़ियां हैं। अगर हम जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर हम मरेंगे तो मरेंगे। अगर तुम और मैं लड़ेंगे तो हम में से एक मरेगा, वरना सोल्जर वेपन स्काई का कोई नेता नहीं हो सकता। मेरे पास सैनिकों को मारने का एक तरीका है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम में से किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर शर्त हार भी जाए तो भी हमें मरना नहीं पड़ेगा। तुम्हें बस अपने सैनिक को सौंपना होगा। अगर तुम जीत भी गए तो भी तुम हमेशा उसके साथ नहीं रहना चाहोगे, है ना? मेरा तरीका तुम्हें उसकी आत्मा और अपनी आत्मा के बीच का संबंध तोड़ने दे सकता है। बैंगनी तांबे की तलवार के ऐसा कहने के बाद उसने सोचा, सैनिकों का वह सदस्य मेरे द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। अगर मैं हार भी जाऊं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं असुर नहीं हारोगी। दिलचस्प। मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। हान सेन को दिलचस्पी थी। वह नहीं चाहता था कि छोटी बच्ची मर जाए, लेकिन वह हमेशा के लिए उसका हथियार भी नहीं बनना चाहता था। शायद बैंगनी तांबे की तलवार वाला तरीका उसे छोटी बच्ची की आत्मा से आत्मा का निशान हटाने में मदद कर पाया। बैंगनी तांबे की तलवार ने कहा, जब हम ये पता लगा लेंगे कि हम में से कौन विजेता है, तब मैं तुम्हें विधि बताऊंगी। जरूर। हान सेन ने पूछा, आप कैसे शर्त लगाना चाहेंगे? जब बैंगनी तांबे की तलवार को एहसास हुआ कि हान सेन उसके जाल में फंस गया है, तो उसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इसमें भी पूरा भरोसा है। मुझे इतना भरोसा है। हान सेन पीछे नहीं हट रहा था। उसकी जेड स्किन की दुनिया तोड़ने की दर 60% थी। यहां तक कि किन शियू की क्लोन तलवार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इससे ही पता चलता था कि वह कितना ताकतवर था। बैंगनी तांबे की तलवार ने सुझाव दिया, ऐसी स्थिति में तुम और मैं एक ही शक्ति का प्रहार झेले तो कैसा रहेगा? देखते हैं हम में से कौन हारता है। एक दूसरे पर हमला करके कोई शक्तिशाली हमला नहीं किया जा सकता। हान सेन ने सोचा कि बैंगनी तांबे की तलवार ने जो कहा वो सही नहीं था, इसलिए उसने भौहें चढ़ाईं। चतुर। बैंगनी तांबे की तलवार हंसी। 33 आकाश अद्भुत है। कई रहस्यमयी जीव इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, और खास तौर पर सैनिक हथियार आकाश में अनगिनत रहस्यमयी हथियार बिखरे पड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे एक डरावना हथियार मिला है। इसकी शक्ति बहुत डरावनी है। मेरा मानना है कि यह सब कुछ नष्ट कर सकता है। तुम्हें और मुझे इसे अपनी शर्त की नींव के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके शक्तिशाली हमलों के तहत हमें देखना होगा कि हम में से कौन पहले पीछे हटता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हान सेन जानता था कि बैंगनी तांबे की तलवार एक बेहद घटिया इंसान है। बैंगनी तांबे की तलवार भी उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। जीतने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। तलवार का इतनी जल्दी एक और शर्त पर राजी हो जाना, मतलब जरूर कोई चाल थी, कोई साजिश थी जिसका पर्दाफाश होना था। मैं पहले ये देखना चाहता हूं कि वो हथियार क्या है। हान सेन तलवार की शर्तों पर सहमत होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बैंगनी तांबे की तलवार ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मेरे साथ आओ। बैंगनी तांबे की तलवार उड़ने लगी। वो सैनिक हथियार आकाश की दिशा में उड़ी। बैंगनी तांबे की तलवार को उड़ते देख लड़की के मन में कुछ आया। उसने काली जियान को पकड़ लिया। अगले ही पल जियान उड़ने लगा और बैंगनी तांबे की तलवार का पीछा करने लगा। हान सेन लड़की को साथ लेकर बैंगनी तांबे की तलवार के पीछे चल पड़ा। छोटी ब्लैक, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बच्ची को बड़ा जियान गोद में उठाए हुए था। वह जानती थी कि हान सेन उसे जवाब नहीं दे पाएगा, फिर भी उसने उससे पूछा। जियान और तलवार तेजी से उड़े, लेकिन वे आधे दिन तक उड़ते रहे जब तक कि बैंगनी तांबे की तलवार को अंततः उतरने के लिए जगह नहीं मिल गई। हान सेन ने देखा कि जमीन एक घाटी के मुहाने पर थी। उसने एक विशाल हथौड़ा देखा। वो धूसर और काला था। ऐसा लग रहा था मानो लोहे का बना हो। वो बहुत भारी लग रहा था। वो इतना शक्तिशाली लग रहा था कि अगर वो किसी पूरी इमारत को छू भी ले तो उसे कुचल सकता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अगर उसे ठीक से घुमाया जाए तो क्या होगा। वो डरावना और बड़ा हथौड़ा घाटी में रखा था। उसकी वजह से घाटी एक छोटे से गड्ढे जैसी लग रही थी। वो बहुत डरावना था। बैंगनी तांबे की तलवार हथौड़े के पास नहीं पहुंची। वो पास ही पड़े भाले की ओर उड़ी।
तलवार भाले से टकराई और भाला 2 टुकड़ों में टूट गया। भाले का आधा हिस्सा बड़े हथौड़े की ओर उड़ गया। वेदना, भाला अभी भी हथौड़े से 300 फीट दूर था। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हिलाकर धूल में मिला दिया। ये बहुत शक्तिशाली हिलाने वाली शक्ति है, हान सेन ने बड़े हथौड़े को देखते हुए कहा। बैंगनी तांबे की तलवार घमंडी लग रही थी। इस बड़े हथौड़े में बहुत तेज कंपन है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ अंदर जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो? जो भी डर जाएगा वह हार जाएगा, है ना? हान सेन ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, बैंगनी तांबे की तलवार ने उत्तर दिया। ऐसे में तुम और मैं साथ साथ अंदर जा सकते हैं। हान सेन तुरंत मान गया। वो लड़की को साथ लेकर हथौड़े के पास पहुंचा। ठीक है। बैंगनी तांबे की तलवार खुश थी कि हान सेन मान गया। बड़े हथौड़े की हिलने की शक्ति उस जियान के शरीर को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन हिलने की शक्ति बढ़ती रहेगी और वह और भी मजबूत होता जाएगा। ये जितनी देर वहां रहेगा, हिलने की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। शक्ति के इस निरंतर निर्माण के साथ ये बस समय की बात है कि तुम्हारा शरीर भी विफल हो जाएगा। यह मत भूलना कि तुम्हारे साथ सैनिकों का एक सदस्य भी है। एक जियान और एक तलवार बड़े हथौड़े की ओर उड़े। हालांकि वे बड़े हथौड़े से 300 फीट दूर थे, फिर भी जियान और तलवार हिलने लगे। एक बेकाबू भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। उनके आसपास के अंतरिक्ष में भंवर भी दिखाई दे रहे थे। उस हिलती हुई शक्ति से अंतरिक्ष घूम रहा था। जब वो कंपन शक्ति मौजूद थी, तो हान सेन के शरीर पर बर्फ जड़ की एक ढाल थी। उसने खुद को और लड़की को उस ढाल में रखा ताकि कंपन शक्ति दूर रहे। बैंगनी तांबे की तलवार ने किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उसने अपने शरीर का उपयोग हिलती हुई शक्ति से लड़ने के लिए किया। बैंगनी तांबे की तलवार का शरीर कांपता रहा, जिससे तलवार की भिनभिनाहट की आवाजें उत्पन्न हुई। वो कंपन शक्ति बहुत अनोखी थी। यह एक झटके की लहर की तरह थी जो लहर दर लहर आ रही थी। वो झटका लहर लगातार बड़ी होती जा रही थी। जब कंपन शक्ति सक्रिय होती थी तो प्रतिरोध करना मुश्किल नहीं लगता था। जब कंपन शक्ति लगातार बढ़ती थी तो कंपन की आवृत्ति और मात्रा अधिक होती थी। जेट स्किन की संरचना बहुत सघन थी। हालांकि उस कंपन शक्ति के कारण उसमें दरारें पड़ रही थीं। बर्फ जेड ढाल ने किनशियू के क्लोन हमलों को रोक दिया, लेकिन उसमें भी दरारें पड़ने लगीं। जैसे जैसे कंपन जारी रहा, वे निशान और भी स्पष्ट होते गए। ये बहुत शक्तिशाली कंपन शक्ति है। हान सेन ने इसकी तारीफ की, लेकिन उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बर्फ जेड ढाल में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना का इस्तेमाल किया। उसने बर्फ जेड ढाल पर कंपन शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए उसे स्थिर कर दिया। बेशक, मधुमक्खी के छत्ते की संरचना का उपयोग करने के बाद हिलने की शक्ति बर्फ जेड ढाल को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी। बैंगनी तांबे की तलवार ने यह देखा और ठंडी हंसी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह कंपन शक्ति को रोक सकते हो, तो तुम बहुत नादान हो। इस बड़े हथौड़े में सिर्फ कंपन शक्ति से कहीं ज्यादा है। अभी तो इसने शुरुआत ही की है। उसने हान सेन को वहां खींचा क्योंकि उसे पता था कि वह जीत सकता है। बैंगनी तांबे की तलवार हिली और बड़े हथौड़े की ओर उड़ गई। हान सेन ने चुपचाप बैंगनी तांबे की तलवार को देखा। वह जानता था कि इसमें कुछ तरकीबें छिपी होंगी। अगर नहीं होती तो वो उसे वहां बुलाती ही नहीं। हान सेन ये जानता था, लेकिन उसने शांत रहकर देखना चुना। उसने बैंगनी तांबे की तलवार को रोकने का इरादा नहीं किया था। बैंगनी तांबे की तलवार बड़े हथौड़े के करीब पहुंच गई। उसने हान सेन को देखकर मुस्कुराया। हमारी ताकत के साथ मुझे नहीं पता कि हम में से कौन विजयी होगा। ये जानने के लिए हमें कितनी देर इंतजार करना होगा। समय कीमती है। मुझे कार्यवाही में थोड़ी और आग लगाने दो। मेरे मेहमान बनो। हान सेन हिला नहीं। उसने बैंगनी तांबे की तलवार को देखा। वो देखना चाहता था कि यह क्या करने वाली है। अगर यह काम नहीं करता तो हान सेन बस यूं ही नहीं बैठा रहता, वह भाग जाता। इस शर्त में जीत या हार की उसे कोई परवाह नहीं थी। हारने पर भी वो कुछ नहीं करने वाला था। बैंगनी तांबे की तलवार को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो घूम गई। तलवार का हत्था विशाल हथौड़े के सिरे पर लगा। डोंग। जब लोहे के हथौड़े पर चोट की गई तो बिजली जैसी कंपन की आवाज आई। कंपन की शक्ति और भी भयावह होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में उथल पुथल मच गई हो। हान सेन बर्फ जेड ढाल का इस्तेमाल करके उस शक्तिशाली कंपन को थोड़ा रोक सकता था, लेकिन उस कंपन के भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो किसी की भी आत्मा को हिला सकती थी। उसने बर्फ जेड ढाल के रक्षात्मक गुणों को नजरअंदाज करके उस पर आक्रमण कर दिया। हान सेन का सुपर गॉड स्पिरिट मोड बहुत मजबूत था। उसका आत्मा शरीर ठोस था। हथौड़े की आत्मा कंपन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, लेकिन लड़की का हाल भी कुछ कमजोर था।
उसने खून की उल्टी की, अपना सिर पकड़ा और रोने लगी। वो हथौड़ा किसी व्यक्ति की आत्मा पर हमला कर सकता है। लड़की को दर्द में देखकर हान सेन चौंक गया। बैंगनी तांबे की तलवार ने देखा कि हान सेन ठीक चल रहा है, जो निराशाजनक था। हालांकि वो थोड़ी निराश ही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि आत्मा की शक्ति हान सेन को पूरी तरह से तोड़ भी सकती है। लड़की का दर्द भरा चेहरा उस बैंगनी तांबे की तलवार से पहले से ही बनी उम्मीदों से मेल खा रहा था। सबसे बढ़कर इसी ने हान सेन को उस छोटी लड़की से निपटने के लिए वहां खींचा था। सैनिकों और पवित्र सैनिकों के सदस्यों का एक आत्मा संबंध था। अगर सदस्य मर जाते तो पवित्र सैनिक भी मर जाते। छोटी बच्ची को मारना हान सेन को हराने से ज्यादा आसान था। इसीलिए बैंगनी तांबे की तलवार ने ये घटिया विचार गढ़ा। उसने लोहे के हथौड़े की आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति से छोटी बच्ची को मारा। हान सेन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, साधारण शक्ति आत्मा को हिला नहीं सकती थी। भले ही उसे उम्मीद थी कि हान सेन लड़की को सत्ता से बाहर नहीं निकालेगा, और उसने ऐसा किया तो उसके लिए लड़की को मारना और भी आसान हो जाएगा। जैसे ही लड़की के 7 छेदों से खून बहने लगा, बैंगनी तांबे की तलवार हथौड़े पर जोर से वार करती रही। वह लगातार वार करती रही और कहती रही, तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, इतनी शक्तिशाली शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उस छोटी बच्ची की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। उसके बारे में पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वह ठीक है। हान सेन ने अचानक अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड इस्तेमाल किया। जियान एक सफेद रंग में बदल गया जो शून्य जैसा लग रहा था। उसने एक सफेद आग छोड़ी जो बर्फ जेड शील्ड के साथ जल रही थी। उसने आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति को रोक दिया और उसे बाहर ही रहने दिया। क्या आप हान सेन हैं? जब उसने सुपर गॉड स्पिरिट मोड देखा तो बैंगनी तांबे की तलवार ने तुरंत उसकी पहचान हान सेन के रूप में पहचान ली। इससे बैंगनी तांबे की तलवार चौंक गई। अगर मैं हूं तो क्या होगा? हान सेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बहुत से लोग उसे जानते थे। बैंगनी तांबे की तलवार खामोश थी। मायावी दानव अल्फा असुर ने अपना व्यक्तित्व और बोलने का तरीका इसलिए बदला क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि वह कौन है। उसे वहां हान सेन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। असुर की शक्ति ने उसे शूरा सूत्र की कारण शक्तियों के साथ बहुत कुशल बना दिया था। ये लुओ परिवार का मिथ्या आकाश सूत्र था। ये शक्ति किसी भी कारण वस्तु को छूने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी, लेकिन ये शुद्ध आत्मा शरीरों पर काम नहीं करती थी। जब कोई आत्मा मर जाती तो शरीर में मौजूद आत्मा पुनर्जन्म लेती और अपना जीवन फिर से शुरू करती। पिछले जन्म के कर्म शून्य हो जाते थे। आत्मा के पास स्वयं कोई कारण या कर्म नहीं होता था जिससे उसे निपटना होता। उसे पाना बहुत कठिन था। हान सेन के सुपर गॉड स्पिरिट मोड में आत्मिक शक्ति थी। और भी खास बात यह थी कि यह आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। असुर भी हान सेन के शरीर से किसी से लड़ना नहीं चाहता था। जब ऐसा हुआ तो असुर परेशान हो गया। उसकी शूरा शक्तियां देव आत्माओं का वध कर सकती थीं। हान सेन के खिलाफ ऐसा करने का कोई भरोसा नहीं था। हान सेन ने सोचा कि बैंगनी तांबे की तलवार कुछ करेगी, लेकिन बैंगनी तांबे की तलवार हथौड़े पर वार करना बंद कर दिया। इससे कोई और ध्वनि नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर मैं तुम्हें सोल्जर वेपन स्काई का नेता बनने का मौका दूं, तो क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगे? हान सेन इस बदलाव से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बैंगनी तांबे की तलवार उससे क्या चाहती है। फिर भी उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या वादा करूं? बैंगनी तांबे की तलवार कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कोई बात नहीं। अगर तुमने मुझसे वादा नहीं भी किया होता तो भी तुम्हें ये काम करना ही पड़ता। उसके बाद उसे इस बात की परवाह नहीं रही कि हान सेन समझ पाया या नहीं। उसकी तलवार में एक आत्मिक प्रकाश था। वो आत्मिक प्रकाश उस छोटी बच्ची के पास गया। बैंगनी तांबे की तलवार उड़ गई। हान सेन को ये बात समझ नहीं आई। उसे बैंगनी तांबे की तलवार का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि अभी क्या हुआ था। बैंगनी तांबे की तलवार गायब हो गई थी। आत्मा का प्रकाश लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया। लड़की में कुछ अजीबोगरीब परिवर्तन हुए। उसका पूरा शरीर मंत्रों से भर गया। उस विशाल सैनिक शस्त्र आकाश में अनगिनत हथियार एक साथ कराह रहे थे, मानो वे किसी नेता का स्वागत कर रहे हों। यहां तक कि डरावना हथौड़ा भी उनमें शामिल हो गया। उसी समय जीनो टैबलेट चमकने लगी। नए शब्दों की एक पंक्ति उभर आई। प्रथम आकाश नेता सैनिक पवित्र आत्मा हान सेन ने देखा कि हथियारों से भरी हवा लड़की की ओर बढ़ रही है। उसने उसे घेर लिया और उसके शरीर में समा गई। उसका मांस कवच में बदल गया। कवच को गौर से देखने पर पता चलता था कि वह कई छोटे छोटे हथियारों से बना था। लड़की की उपस्थिति ज्यादा मजबूत थी।
जब लड़की का शरीर विकसित हुआ तो हान सेन को कुछ शक्ति प्रतिक्रिया मिली। उस शक्ति में हर तरह के हथियार की इच्छा शक्ति थी। इससे हान सेन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने हर तरह के हथियार की सबसे आदिम इच्छा शक्ति और कौशल सीख लिए हों। क्या इस तरह का कोई फायदा है? हान सेन बहुत खुश हुआ। हान सेन के लिए ये ज्ञान उतना उपयोगी नहीं था। वो पहले से ही कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना जानता था। उसे बस पहले से जो ज्ञान था उसके ऊपर थोड़ा और ज्ञान दिया गया था। बस उसे और भी कई तरह के हथियारों के बारे में पता था। एक फायदा हुआ, हान सेन का शरीर हर तरह के हथियार की हवा से शुद्ध हो गया। इससे उसकी दुनिया तोड़ने की गति तो नहीं बढ़ी, लेकिन उसका शरीर मजबूत हो गया। 33 के आसमान में लड़की पर एक रोशनी चमकी। उसका विकास पूरा हो चुका था और वो रोशनी के अंदर समा गई थी। हान सेन पवित्र हथियार था, उसे भी टेलीपोर्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस छोटी बच्ची के साथ उसका रिश्ता खास था। लड़की तो उसके निशान को अपनी आत्मा में नहीं मिला सकी, लेकिन वो उसके आत्मा के निशान को पूरी तरह से मिलाने में सक्षम था। इस प्रकार जीनो टैबलेट को विश्वास नहीं हुआ कि हान सेन लड़की का पवित्र सैनिक था। लड़की रोशनी के साथ ऊपर उठ गई। हान सेन अभी भी नीचे था और सदमे की हालत में था। अगर वो उसका पीछा नहीं कर पाता तो वो सोल्जर वेपन स्काई में फंस जाता। हान सेन ने कुछ नहीं कहा। उसने रास्ता बनाया और लड़की का पीछा करने की कोशिश की। वो लड़की के पास पहुंचा और उसके साथ रोशनी में चला गया। रोशनी और लड़की का शरीर पारदर्शी था, इसलिए वो किसी चीज को छू नहीं सका। वो सीधे रोशनी में चला गया। हान सेन ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे यकीन था कि यह काम नहीं करेगा। वो लड़की को छू भी नहीं पा रहा था। लड़की ने हान सेन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह भी काम नहीं आया। वो उसे छू नहीं पा रही थी और उसका शरीर उस रोशनी में फंसकर लटक गया था। वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये देखकर कि छोटी बच्ची सोल्जर वेपन स्काई छोड़ने वाली है, हान सेन हैरान और डरा हुआ था। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि पहले उसे शांत होना होगा। बच्ची जल्द ही सोल्जर वेपन स्काई छोड़ने वाली थी। उसके पास घबराने का कोई समय नहीं था। वह भावनात्मक उथल पुथल को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देना चाहता था और इस समस्या को सुझाने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। हान सेन शांत हो गया। उसने अचानक पाया कि लड़की के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी है। वह हलचल लड़की की आत्मा की थी। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वो हान सेन की आत्मा थी। आत्मा का निशान लड़की द्वारा परिष्कृत नहीं किया जा सका था। ये लड़की की आत्मा में था। इसने हान सेन की आत्मा से संबंध बनाए रखा। क्योंकि हान सेन की भावनाएं बदल रही थीं, आत्मा भी बहुत बदल गई। हान सेन ने देखा कि आत्मा और लड़की सोल्जर वेपन स्काई से जाने लगे हैं, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसने तुरंत अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को सक्रिय किया और लड़की के पास पहुंच गया। जिस क्षण लड़की ने सोल्जर वेपन स्काई छोड़ा, हान सेन की आत्मा उसके आत्मा चिन्ह में चली गई और लड़की के साथ गायब हो गई। दोनों ब्रह्मांडों में कुलीन वर्ग 33 आकाशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वे सभी 33 आकाशों पर कब्जा करना चाहते थे। और भी नेता सामने आने लगे। जीनो ब्रह्मांड में ब्रेक वर्ल्ड के अभिजात वर्ग साम्राज्यों के ब्रह्मांड की तुलना में बहुत कम थे। विकास के संदर्भ में जीनो ब्रह्मांड बहुत बुरा नहीं था। जीवन आत्मा की अराजकता के बाद 33 आकाश अपने मूल में लौट आए थे। इसी के माध्यम से जीनो ब्रह्मांड में व्यापक सुधार संभव हुआ। कई ब्रेक वर्ल्ड अभिजात वर्ग प्रकट हुए। हालांकि उनकी ब्रेक वर्ल्ड दरें ऊंची नहीं थी, फिर भी उनकी क्षमता प्रबल थी। वे शीघ्र ही उन्नत हुए। जीनो यूनिवर्स के कुलीन लोग थे और 33 आसमानों में उनका एक डरावना नाम था। यूनिवर्स ऑफ किंगडम्स के कुलीन लोगों की तुलना में वे ज्यादा घटिया नहीं थे। आकाश महल के नेता यू शानशिन, लोन बैम्बू, मानव राजा, पवित्र लॉकी बेल, अति उच्च नेता और ब्रह्मांड के अन्य कुलीन लोग 33 आकाशों में अन्य कुलीन लोगों से भी लड़ रहे थे। वे सभी सर्वोच्च नेता बनना चाहते थे। अब 16 आकाशों में 16 स्थापित नेता थे। मानव राजा के अलावा, जो जीनो ब्रह्मांड में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, कोई भी अपने लिए आकाश का दावा नहीं कर पा रहा था। डॉलर कहाँ है? डॉलर आसमान पर कब्जा करने क्यों नहीं आया? अगर मिस्टर डॉलर यहाँ होते तो वे सभी 33 आसमानों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जीनो ब्रह्मांड को उम्मीद थी कि उनके पास एक ऐसा कुलीन वर्ग होगा जो सारे आसमानों का नेता बन सकेगा, और कई लोगों को डॉलर की वापसी पर पूरा भरोसा था। लेकिन डॉलर तो समुद्र में डूब चुका था। उसका कोई पता नहीं चल रहा था। वांग युहांग ने लिटिल फ्लावर की ओर देखा और शिकायत की, लिटिल फ्लावर, तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? उन्हें गए हुए बहुत समय हो गया है, फिर भी उन्होंने एक पल भी आसमान नहीं छुआ।
स्पेस गार्डन के कई कुलीन लोग भी इस बारे में सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि हान सेन ने कोई एक आकाश क्यों नहीं ले लिया। हान सेन की शक्ति के साथ उसे एक आकाश पर कब्जा करना चाहिए था। वांग युहांग अब और नहीं रुक सका। वो खड़ा हुआ और बोला, नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं 33 आसमान देखने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं कि सैन म्यू क्या कर रहा है। तांग जेनलियू ने वांग युहांग को पकड़ लिया और पूछा, जाओ, तुम वहां कैसे जाओगे? तुमने तो दुनिया को तोड़ा भी नहीं है। साधारण दुनिया के जानवर 33 आसमानों के अंदर नहीं जा सकते, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जा पाओगे? 33 के आसमान में जाना खतरनाक था। ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवर वहां पहुंचने की कोशिश में पहले ही मर चुके थे और उसके बाहरी इलाके में ही नाकाम हो गए थे। मैंने तो दुनिया को तोड़ ही दिया है, लिटिल फ्लावर ने कहा, तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। हान यान ने उसे रोका और कहा, छोटी फूल, तुम नहीं जा सकती। तुम्हारे भाई को क्या हुआ? आंटी पहले से ही परेशान है। अगर तुम वहां जाकर मर गई तो तुम्हारी माँ बहुत दुखी होंगी। लिटिल फ्लावर परेशान लग रही थी। हाल ही में जी यानरान ने हान सेन को लेकर बहुत चिंता जताई थी। उसे बुरे सपने आते रहते थे। अगर वो फिर से गायब हो गया तो जी यानरान और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। मैं दुनिया को तोड़ने के करीब हूँ। कुछ दिन और रुको और जब मैं दुनिया को तोड़ दूंगा तब जाऊंगा। देखते हैं सैन म्यू 33 आसमानों में क्या कर रहा है। जी किंग बहुत आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे और यह बात उनके भाषण में भी साफ झलक रही थी। मेरा इंतजार करना ही बेहतर होगा, यी डोंग म्यू ने कहा। शायद मैं तुमसे पहले ही दुनिया तोड़ दूंगा। हर कोई 33 आसमानों में जाना चाहता था। वे बातें करते रहे लेकिन कोई भी दुनिया को तोड़ नहीं पाया। उनके पास वो सब नहीं था जो 33 आसमानों में जाने के लिए जरूरी था। अगर कोई और रास्ता नहीं है तो हम मिस्टर वाइट को जाने के लिए क्यों नहीं कहते? हान यान ने थोड़ा सोचने के बाद पूछा। बकवास बंद करो, वांग युहांग चिल्लाया। जब मैंने कहा कि मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। मैंने कहा था कि अगर तुमने दुनिया नहीं तोड़ी तो तुम 33 आसमानों में भी नहीं जा सकते, तांग जेनलियू ने कहा। मजाक करना बंद करो, छोटे चाचा। वांग युहांग ने कहा, मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं दुनिया को तोड़ने में कामयाब हो गया हूं। सब लोग वांग युहांग की तरफ देखने लगे। वो हमेशा बेवकूफी करने वाला इंसान था। उसने न तो कोई अभ्यास किया था और न ही किसी चीज को मारा था, इसलिए अभी तक दुनिया को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। छोटे चाचा, यह कोई मजाक नहीं है। 33 आसमानों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तांग जेनलियू को वांग युहांग की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उसने ऐसा कहा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही वांग युहांग पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि किसी और को भी उस पर विश्वास नहीं था। वांग युहांग ने आह भरी और कहा, चूंकि यहाँ कोई और नहीं है और यहाँ सभी लोग पवित्र स्थानों से हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझ पर एक जीवित आत्मा का साया है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बुरा है, ये तो बुरा है। तांग जेनलियू को लगा कि वांग युहांग मजाक कर रहा है। वो हंसा और वांग युहांग के कंधे पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। उसके हाथ वांग युहांग के कंधों को नहीं छू रहे थे, वे हवा में थे। जैसे ही वो मुस्कुराया और बोला, उसकी बात बीच में ही रुक गई। वांग युहांग का शरीर बदल गया। उस पर एक अजीब सी रोशनी थी। उसके सिर पर एक पारदर्शी मुकुट लगा था। उसका पूरा शरीर अजीब लग रहा था। उसकी आंखों पर एक बुरी, ठंडी रोशनी थी। उसका पूरा रूप थोड़ा दुष्ट लग रहा था। वह किसी दुष्ट देवता जैसा लग रहा था। यह उस खुशमिजाज वांग युहांग जैसा नहीं था जो वह हमेशा से था। ये कैसे हो सकता है? सभी ने चिंता से वांग युहांग की ओर देखा। उन्हें वांग युहांग के ब्रेक वर्ल्ड का जानवर बनने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन ब्रेक वर्ल्ड के जानवर की इच्छा शक्ति बहुत जल्दी बहुत कुछ मारने की होती है। उन्हें डर था कि वांग युहांग खुद पर नियंत्रण खो देगा। वांग युहांग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मेरी इच्छा शक्ति अभी तक प्राणों द्वारा छीनी नहीं गई है। मेरा शरीर पूरी तरह से नहीं बदला है। मैं पूरी तरह से ब्रेक वर्ल्ड का जानवर नहीं हूं। मैं आधा इंसान और आधा जानवर हूं। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं शादी करने का इरादा नहीं कर रहा। मैं आधा जानवर बन सकता हूं। इससे मेरा कुछ समय बच गया है और मुझे अभ्यास करने की जरूरत नहीं रही। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम लोग 33 आसमानों में नहीं जा सकते तो मैं तुम्हारी तरफ से चला जाऊंगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देख लूंगा। इसके बाद वांग युहांग बेस से बाहर उड़ गया। छोटे चाचा, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। तांग जेनलियू ने वांग युहांग की पीठ की ओर कहा। जब तुम और सान म्यू वापस आओगे तो हम साथ में ड्रिंक करेंगे। वांग युहांग ने मुड़कर नहीं देखा। उसने ठीक है का इशारा करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और बेस से बाहर उड़ गया।
वो बहुत दृढ़ निश्चयी लग रहा था। बेस से बाहर निकलने के बाद जैसे ही वांग युहांग अंतरिक्ष से निकलकर 33 आसमानों में जाने वाला था, उसने महसूस किया कि उसके पैर अचानक बहुत भारी हो गए हैं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। लिन एयर उसके पैर पकड़े हुए था। वो हैरान था, इसलिए हवा से नीचे गिर पड़ा। उसकी चीख निकल गई। वांग युहांग ने खुद को जमीन से उठाया, लिंग र को देखा और पूछा, लिंग र, तुम क्या कर रहे हो? लिंग र ने अपनी आंखें बड़ी करके जवाब दिया, मैं पिताजी को खोजने के लिए आपके साथ आ रही हूँ। मैं जहां जा रहा हूँ वहां बहुत खतरा है। वांग युहांग ने लिंग र से कहा, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तुम्हें यहीं घर पर इंतजार करना होगा। मैं तुम्हारे अविश्वसनीय पिताजी को लेकर आता हूँ। लिंग ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। वांग युहांग ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसे बहुत बुरा लग रहा था। छोटी बहन, खिलवाड़ बंद करो। लिटिल फ्लावर आया और लिंग र को खींचकर ले गया। लिंग एयर ने नाराजगी का भाव दिखाया। उसने मुंह में हवा तो भरी, लेकिन वांग युहांग के पीछे 33 आसमान में जाने के लिए कहना बंद कर दिया। वांग युहांग ने हाथ हिलाए और आकाश में उड़ गया। वो पहले से कमजोर लग रहा था। ये पता नहीं था कि यह कोई भ्रम था या नहीं। तांग जेनलियू ने निंगयू को चिंता से देखा और वही सवाल पूछा जो सब सोच रहे थे। निंगयू, क्या तुम्हें लगता है कि छोटे अंकल 33 आसमानों में प्रवेश कर सकते हैं? उनकी नज़र में निंगयू सबसे ताकतवर था। न सिर्फ वह दुनिया को तोड़ने में सक्षम था, बल्कि उसकी दुनिया तोड़ने की दर भी बहुत ऊंची थी। पहले लोग हमेशा निंगयू को 33 आसमानों में जाते देखना चाहते थे। हर बार जब उनसे जाने के लिए कहा जाता, तो निंगयू उनकी बात मानने से इनकार कर देता। लोगों को समझ नहीं आया कि निंगयू ने उन्हें क्यों मना कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वह जाने से डर रहा होगा, लेकिन जो लोग उसे समझते थे, वे जानते थे कि वो डर नहीं रहा था। वहां जाने के अनुरोध को ठुकराने के पीछे उसके पास एक ठोस कारण था। निंगयू ने आसमान में उड़ते हुए वांग युहांग को देखा और कहा, मैं इस आदमी को नहीं समझ पा रही हूँ। वांग युहांग, क्या हो रहा है? वांग युहांग 33 आसमानों में क्यों जा रहा है? वेरी हाई और स्काई पैलेस 33 आसमानों पर गौर से नजर रखे हुए थे। वे जानते थे कि वांग युहांग कौन है। जब उन्होंने उसे 33 आसमानों के बाहर देखा, तो वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। हान सेन अभी तक नहीं लौटा है, तांग जेनलियू ने कहा। छोटे चाचा 33 आसमान देखने जा रहे हैं। एक अति उच्च बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या ये बकवास नहीं है? 33 आसमान वाकई खतरनाक है। 33 आसमानों की दीवार भी बहुत मजबूत है। आम जीव जब चाहे तब अंदर नहीं घुस सकते। अगर कोई ऐसा जीव जो दुनिया को तोड़ नहीं पाया है, उस दीवार को छू भी ले, तो वो दीवार ही उसे नष्ट कर देगी। महामहिम वृद्ध ने बहुत ही द्वेषपूर्ण स्वर में कहा, लेकिन वह ये सिर्फ वांग युहांग के लिए कह रहे थे। किसी ने उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। तांग जेनलियू ने कहा, छोटे चाचा ने तो दुनिया ही तोड़ दी है। अति उच्च बुजुर्ग को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने तांग जेनलियू की ओर देखा और पूछा, क्या वो सचमुच दुनिया को तोड़ने में कामयाब हो गया है? उसने दुनिया को कैसे तोड़ा? तांग जेनलियू ने उसे वांग युआन के एक जीवन आत्मा द्वारा ग्रसित होने के बारे में बताया। जब अति उच्च बुजुर्ग ने यह सुना, तो उसने अपना सिर हिला दिया। वो अभी अभी दुनिया को तोड़ने में सक्षम हुआ है, और वह जीवन आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ भी नहीं पाया है। उसकी दुनिया तोड़ने की दर बहुत कम होगी। चलो इस पर टिप्पणी भी नहीं करते कि उसकी दुनिया तोड़ने की दर कितनी कम है, लेकिन एक भी दुनिया तोड़ने वाला जानवर, जिसकी दुनिया तोड़ने की दर कम से कम 60% नहीं है, वह भी अंदर नहीं जा पाएगा। 33 आसमानों के बाहर दुनिया तोड़ने वाले जानवरों को देखो। तुम उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब जब वह जा रहा है, अगर वह घायल हो जाता है, तो 33 आसमानों के दुनिया तोड़ने वाले जानवर उसकी लाश से लाभ उठाएंगे। यह एक बुरी स्थिति होगी। जी किंग ने कहा, अगर छोटे चाचा जा रहे हैं, तो हम मानेंगे कि उन्हें पता है कि इसके लिए क्या करना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि उसमें वो सब कुछ है जो जरूरी है? आत्मविश्वास के लिए सहारे की जरूरत होती है। अति उच्च पदस्थ वृद्ध ने देखा कि तांग जेनलियू को वांग युहांग पर भरोसा था। उन्होंने उनकी बातों की परवाह किए बिना बस सिर हिला दिया। वे वहां सिर्फ मेहमान थे, और स्पेस गार्डन का यही काम था। उन्हें वहां की राजनीति में ज्यादा बेरहमी से हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। बेहतर यही था कि वे अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश न करें। लेकिन उन्हें लगा कि वांग युहांग का 33 स्काइस पर हमला करना ठीक नहीं था। उन्हें नहीं लगता था कि वांग युहांग वापस आ पाएगा। सबने 33 आसमानों को देखा, जो किसी कब्र के पत्थर जैसे लग रहे थे। 33 आसमानों के बाहर कई ब्रेकवर्ल्ड के जानवर जमा थे।
वे अंदर तो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जाना नहीं चाहते थे। उनमें से कुछ वहां लाभ उठाने के लिए थे। अगर दूसरे जीव 33 आसमानों को तोड़ना चाहते और नाकाम रहे, तो यही उनके लिए उन्हें खत्म करने का मौका होता। वांग युहांग अब 33 आसमानों के बाहर था। उसने ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन किसी को भी कुछ करने की जल्दी नहीं थी। आखिरकार उन्हें वांग युहांग की ताकत का अंदाजा भी नहीं था। वे उसके 33 आसमानों पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो घायल होता, वे हमला शुरू कर देते। वांग युहांग ने 33 आसमान की ओर देखा। उसने हाथ उठाया और उसके नीचे एक बड़ी बाइक दिखाई दी। जब उसने इंजन चालू किया और इंजन की आवाजें निकाली, तो एग्जॉस्ट से एक जबरदस्त धमाका हुआ। डैशबोर्ड पर लगी लाइटें जल उठी। पूरी बाइक में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कोई फ्यूचरिस्टिक बाइक हो। जब वांग युहांग ने अपने हाथ हिलाए, तो रॉकेटों से आग उगलने लगी। बाइक 33 आसमानों की ओर जाती हुई अलग अलग रोशनियों का एक समूह बन गई। वेदना। बाइक एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। बाइक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। वांग युहांग से खून बहने लगा, लेकिन उसने अपनी गति नहीं छोड़ी। उसकी आंखें ठंडी लग रही थीं क्योंकि वह और तेज गति से आगे बढ़ रहा था। बाइक का इंजन जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था। रॉकेटों की आग बेहद तेज थी। वे टूटी हुई बाइक के सिर को अदृश्य अवरोध से टकराते रहे। बाइक ने कितनी भी कोशिश की, वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अति उच्च बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उसका ब्रेक वर्ल्ड रेट बहुत कम है। वो 33 आसमानों तक नहीं पहुंच सकता। वो पहले से ही घायल है। अगर वो अभी वापस नहीं आया, तो वो ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों का भोजन बन जाएगा। तांग जेनलियू और बाकी लोग भी वांग युहांग को लेकर चिंतित थे। उन्हें उस पर भरोसा था, लेकिन अदृश्य बाधा बहुत मजबूत थी। इंजन लगातार कराह रहा था। रॉकेट ज्वालामुखी विस्फोट जैसा था। जैसे जैसे वांग युहांग के सिर पर मुकुट रखा गया, उसमें से आग की लपटें निकलती रहीं। अब वह आधे इंसान और आधे जानवर की मुद्रा में था। ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को अपने चारों ओर घिरा देखकर अति उच्च बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, यह खेल खत्म हो गया है। जैसा कि अति उच्च बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की थी, चारों ओर के ब्रेक वर्ल्ड के जानवर दहाड़ने लगे। वे भेड़ियों या बाघों जैसे थे जो वांग युहांग का चक्कर लगाने वाले थे। वे नरक से रेंगकर निकले राक्षसों जैसे थे। दोनों ब्रह्मांडों के कई जीव 33 आकाशों को देख रहे थे। जब उन्होंने ये देखा, तो उन सभी ने सोचा कि वांग युहांग मरने वाला है। जीनों ब्रह्मांड के ये लोग कितने घमंडी हैं। क्या इस स्तर का यह आदमी सचमुच 33 आसमानों में घुसने की हिम्मत कर सकता है? साम्राज्यों के ब्रह्मांड के सभी जीव उसका मजाक उड़ा रहे थे। अगले ही पल कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। उन सभी ने ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को, जो राक्षसों की तरह एक साथ नाच रहे थे, वांग युहांग पर झपटते देखा, जो 33 आसमानों पर हमला कर रहा था। हालांकि उन्होंने वांग युहांग पर हमला नहीं किया। वे सभी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने अदृश्य अवरोध पर प्रहार करने के लिए शक्ति जुटाई। एक आत्मघाती दस्ते की तरह वे उस पर लगातार प्रहार करते रहे। वेदना, 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 वेदना। ब्रेक वर्ल्ड के डरावने जानवर वांग युहांग के ठीक सामने से गुजर गए। उन सभी ने वांग युहांग के ठिकाने पर हमला किया। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वे वांग युहांग को 33 आसमान में पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हों। अचानक हर तरफ खून ही खून हो गया। आसमान लाल हो गया। दोनों ब्रह्मांडों के लोगों के मुंह खुले रह गए। वे उन्हें बंद नहीं कर पा रहे थे। आसपास कई ब्रेक वर्ल्ड जानवर थे। उनमें से कुछ ही उच्च ब्रेक वर्ल्ड दर या किसी प्रकार की विशेष शक्ति के साथ थे। उनमें से कुछ अदृश्य अवरोध तक नहीं गए, लेकिन वे सभी संघर्ष कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी से लड़ रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे वांग युहांग के पास जाना चाहते हों। ये बहुत अजीब लग रहा था। अधिकांश ब्रेक वर्ल्ड जानवरों को अपनी परवाह नहीं थी और वे वांग युहांग पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई निडर शूरवीर हों जो किसी रानी की सेवा कर रहे हों। वे सभी अदृश्य अवरोध की ओर बढ़ रहे थे। अगर उनमें से एक गिरता, तो दूसरा सहारा देने आ जाता। वे अपने शरीर का उपयोग करके वांग युहांग के लिए 33 आकाशों तक जाने का रास्ता बना रहे थे। इससे दोनों ब्रह्मांडों के कई प्राणियों की खोपड़ी में खुजली होने लगी। यह अजीब था। 33 आकाश और उनका अदृश्य अवरोध कोई ऐसा बंधन नहीं था जिसे कई लोग तोड़ सके। अगर कई ब्रेक वर्ल्ड जानवर होते, तो अदृश्य अवरोध और भी मजबूत होना चाहिए था। अंदर जाने का रास्ता खोलने के लिए संख्या पर निर्भर रहना जरूरी नहीं था। फिर भी ब्रेक वर्ल्ड के जानवर वांग युहांग के लिए रास्ता बना रहे थे जिससे वो प्रवेश कर सके। अंतरिक्ष सुरंग ज्यादा देर तक नहीं खुली। वांग युहांग के पास बुरी तरह घायल ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की देखभाल करने का समय नहीं था।
वो तेजी से आगे बढ़ता रहा। वो एक रोशनी बन गया और 33 आसमानों में प्रवेश कर गया। वांग युहांग के 33 आसमान में प्रवेश करने के बाद ब्रेक वर्ल्ड के सभी जानवर जो पागल लग रहे थे सामान्य हो गए। वांग युहांग को बड़ी राहत मिली। उसने सोचा, सौभाग्य से जीनो ब्रह्मांड में ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की ब्रेक वर्ल्ड दर ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे शक है कि मेरा सुपर गॉड स्पिरिट शरीर उन पर इतना असर डाल पाता जितना उसने किया। वांग युहांग जानता था कि उसका शरीर विशेष है। जब वो छोटा था तो उसका शरीर उसे अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग बनाता था। सब लोग हमेशा यही सोचते थे कि वांग युहांग एक बदकिस्मत इंसान है और प्यार के मामले में बहुत बुरा है। जब वह अभयारण्यों में जाता था तो वह कई जीवों के क्रोध का शिकार होता था जो उस पर हमला करने की फिराक में रहते थे। अगर 100 लोग अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हों तो वे जीव हमेशा और सिर्फ उसी की ओर भागेंगे। इस तरह की असामान्य स्थिति ने वांग युहांग को बड़े होने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरे लोग उसके साथ एक बुरी गंध की तरह व्यवहार करते थे जिसमें वह केवल दुर्भाग्य ही लाता था। ऐसा सिर्फ बाहरी लोग ही नहीं थे जो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि वांग परिवार भी उससे अपना संबंध बनाए रखना नहीं चाहता था। सभी वांग युहांग से नफरत करते थे क्योंकि उन्हें उसके दुर्भाग्य से संक्रमित होने का डर था। वांग युहांग इसलिए जिंदा रह पाया क्योंकि वांग परिवार उसे संसाधन देता रहा और उसकी मेहनत मजदूरी करता रहा। हालांकि सबसे जरूरी बात यह थी कि वांग युहांग प्रतिभाशाली था। उसमें हमेशा से ही महान बनने के गुण मौजूद थे। उन सभी बुरी परिस्थितियों के बीच भी वो कठिन परिस्थितियों और परिदृश्यों में जीवित रहने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसका मकसद बस जिंदा रहना था। ये बहुत छोटी बात थी, फिर भी उसने एक ऐसी कीमत चुकाई जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ वांग युहांग ही जानता था कि वह सिर्फ एक बदकिस्मत इंसान नहीं था। वो अपने शरीर के प्रकार पर शोध कर रहा था। हालांकि उसके शोध के कोई नतीजे नहीं मिले, लेकिन उसके शरीर के प्रकार वाले लोगों के अध्ययन से उसे कुछ समझ में आया। वांग युहांग को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने शरीर के प्रकार का वर्णन कैसे करे। अगर उसे वर्णन करना भी होता तो कोई भी वर्णन सटीक या उपयुक्त नहीं होता। उसके शरीर को असंतुलित हार्मोन वाला बताया जा सकता था, लेकिन यह सही नहीं था। बेशक उस तरह का असंतुलन उसकी वजह से नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दूसरे जीवों के हार्मोन को प्रभावित कर सकता था, बल्कि उसके पास एक ऐसा पदार्थ था जो हार्मोन जैसा था। चूंकि वांग युहांग को इस पदार्थ का नाम नहीं पता था, इसलिए उसने इसे हार्मोन कहना चुना। यह उस पदार्थ के करीब था, यही नाम उसने इसके लिए इस्तेमाल किया था। इस पदार्थ ने जीवों पर हार्मोनों से भी अधिक प्रभाव डाला। जब वांग युहांग अपनी सामान्य अवस्था में था तो उसके शरीर का उसके आसपास के जीवों पर असर पड़ा। इससे दूसरे जीवों के शरीर में उस पदार्थ की मात्रा कम हो गई, उनका द्रव्यमान कम हो गया। इस प्रकार जीवों में उसके प्रति घृणा की भावना पैदा हो गई। इस कारण वे उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए। यही कारण था कि लोग उसे महादुर्भाग्यशाली और दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला व्यक्ति कहते थे। जैसे जैसे वांग युहांग बड़ा होता गया, इसकी प्रभावशीलता और भी बढ़ती गई। इससे लोग उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। उसने कई जीवों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वे एक साथ उस पर हमला करने लगे, जबकि बाकी सबकी परवाह नहीं की। हालांकि जब से वो हान सेन और बाकियों से मिला था, वांग युहांग को आखिरकार लगने लगा था कि उसके साथ कोई राक्षस जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। इसीलिए उसे हान सेन और बाकियों जैसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था। फिर उसे एक सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी दी गई। उसने अपने शरीर के प्रकार को समझा। इस शरीर के प्रकार के कारण उसे एक सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी मिली जिसे सुपर हार्मोन कहा गया। इस सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी को पाने के बाद वांग युहांग अपने सुपर हार्मोन को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। सभी प्राणियों में ये सुपर हार्मोन होता है। अगर वह किसी प्राणी के सुपर हार्मोन को हल्का कर पाता तो आसपास के प्राणी उससे नफरत करने लगते या उसे दुश्मन की तरह मानते। वे उसे जितनी जल्दी हो सके मारने की कोशिश करते। वे बाकी सभी विचारों को बंद कर देते और उसे मारने की पूरी कोशिश करते। जब वांग युहांग का सुपर हार्मोन बढ़ता तो उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो जाता। सिर्फ विपरीत लिंग के लोग ही नहीं, बल्कि समान लिंग के लोग भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाते थे। वे उसके लिए कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा सकते थे। यह एक बहुत ही डरावनी और अजीब शक्ति थी। अगर सामान्य लोगों को ये शक्ति मिल जाती तो वे बहुत खुश होते। इस शक्ति का इस्तेमाल करके कोई भी विपरीत लिंग के किसी भी व्यक्ति को पा सकता था। वे विपरीत लिंग के लोगों को अपना गुलाम बना सकते थे। वांग युहांग इस शक्ति से खुश नहीं था। उसने अनगिनत जीवों को अपने पीछे पागल होते देखा और इससे उसे घृणा हुई। उसे लगा कि वह एक राक्षस है। केवल हान सेन और दूसरे
जो भी अजीब थे उसे इंसान जैसा महसूस कराते थे। अब वो एक जीवन आत्मा से ग्रस्त था। उसका सुपर हार्मोन शरीर दुनिया को तोड़ने में सक्षम था। वांग युहांग इस सुपर हार्मोन शक्ति को नियंत्रित करके दूसरों से वैसा ही व्यवहार करवाने में सक्षम था जैसा वह चाहता था। सुपर हार्मोन के प्रभाव में ब्रेक वर्ल्ड के जीव भी उससे बहुत स्नेह करने लगे थे। वे उसकी एक मुस्कान के लिए जान भी दे देते थे। बस वांग युहांग को ये शक्ति पसंद नहीं थी। अगर मिस्टर व्हाइट ने यह न कहा होता कि हान सेन को 33 आसमानों में परेशानी होगी और वह वापस नहीं आ पाएगा, तो वांग युहांग ने खुद को उजागर नहीं किया होता और दूसरों को यह नहीं बताया होता कि उसके पास ये शक्ति है। इस बार 33 आसमानों तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सुपर हार्मोन शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने आसपास का इलाका देखा। वांग युहांग चौंक गया। उसने अपने सामने एक सीधी सड़क देखी। सड़क के अलावा चारों ओर सिर्फ पीली रेत थी। वांग युहांग अपनी साइकिल चला रहा था, आसमान में उड़ना चाहता था। वो पूरे इलाके का जायजा लेना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो उड़ नहीं सकता। वो और उसकी साइकिल जमीन पर थे। एक वायु प्रतिबंधक शक्ति। वांग युहांग एक सीधी सड़क पर बाइक चला रहा था। सड़क के सामने उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर कई अजीबोगरीब जीव थे। वे जेनोजेनिक या जीन प्रजाति के लग रहे थे। वे बिच्छुओं जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके सिर उसकी बाइक से बड़े थे। वे बहुत सारे थे। वांग युहांग उन बिच्छुओं से निपटने के मूड में नहीं था। उसे सभी बिच्छुओं को मारने में बहुत समय लगेगा। उसे नहीं पता था कि कितना समय लगेगा। वो वहां सिर्फ एक ही काम से गया था, और वह था हान सेन को ढूंढना। वो बिच्छुओं पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपने सुपर हार्मोन का इस्तेमाल किया। इस बार उसने खुद पर ही इसका इस्तेमाल किया। सुपर हार्मोन के असर से वांग युहांग का वजूद कमजोर हो गया। उसने बाइक बिच्छुओं के पास से भगा दी। बिच्छुओं ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बाइक की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन बिच्छुओं के झुंड ने उसे देखा ही नहीं, मानो उन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वांग युहांग बहुत तेज चला रहा था। वो सड़क पर आगे आगे चिमटों के ठीक सामने से गुजरता चला गया। फिर भी किसी बिच्छू ने उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद वांग युहांग का चेहरा बहुत बुरा लगने लगा। सड़क अंतहीन लग रही थी। चाहे उसकी बाइक कितनी भी तेज हो या वह कितनी भी देर तक चलाए, उसके आगे बस एक अंतहीन सड़क थी। चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान था। वेदना। हान सेन को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को उछाल दिया हो। वो अचानक पवित्र सैनिक आत्मा से अलग हो गया। उसे किसी शक्ति ने चूस लिया था। यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। हान सेन को थोड़ी निराशा हुई। वो पहले ही पवित्र सैनिक आत्मा की आत्मा के अंदर छिप चुका था, लेकिन फिर भी उसे उछाल दिया गया था। जब शक्ति चली गई तो हान सेन ने अपने डोंगशुआन सूत्र का इस्तेमाल करके चारों ओर देखा। वो सैनिक हथियार आकाश में वापस गया, लेकिन वो जगह अब सैनिक हथियार आकाश नहीं थी। ये जगह है। जब हान सेन ने उस जगह को कुछ स्पष्टता से देखा तो उसका चेहरा अजीब लग रहा था। डस्ट स्काई। हान सेन इस जगह के लिए कोई अजनबी नहीं था। उसने डस्ट स्काई में बरी पाथ गॉड से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वो पहले ही जीनो टैबलेट पर दिखाई दे चुका था। डस्ट स्काई का पहले से ही एक नेता था। वो गॉड कैओस पार्टी का उपाध्यक्ष बरी पाथ गॉड था। उसे लगा कि डस्ट स्काई का शक्ति दमन पिछली बार वहां पहुंचने के समय से कहीं ज्यादा मजबूत था। अंदर जाने के बाद वो कुछ शक्ति का इस्तेमाल कर पाया। अब जबकि वो उतर चुका था, उसकी शक्ति पहले ही जा चुकी थी। यहां तक कि धातु का जियान शरीर भी अपने मूल स्वरूप में लौट आया था। अब वो एक आम आदमी की तरह शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं यहाँ क्यों हूँ? डस्ट स्काई का पहले से ही एक नेता है। सिद्धांत के अनुसार कोई भी अन्य प्राणी इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता। हान सेन जानता था कि यह एक भयानक खबर है। वो और बरी पाथ गॉड एक दूसरे से बहुत नाराज थे। अब वो डस्ट स्काई का नेता था, और डस्ट स्काई की शासन शक्ति बढ़ गई थी। इससे हान सेन एक आम आदमी से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। अगर बरी पाथ गॉड उसे वहां पा लेता तो उसे जरूर मार दिया जाता। मैं कहीं भी उतर सकता था, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? हान सेन ने अपनी पीठ थपथपाई और खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत अकड़ गया। एक बड़ा सुनहरा पक्षी उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। पक्षी की आंखें ब्लेड जैसी थीं। हान सेन चौंक गया। वो इस बड़े सुनहरे पक्षी को जानता था। जब 33 आसमानों को वापस लाया गया तो वो बड़ा सुनहरा पक्षी सबसे पहले 33 आसमानों में दाखिल हुआ। वह आगे चलकर धूल भरे आकाश में दाखिल हुआ था। लेकिन डस्ट स्काई पर बरी पाथ गॉड का कब्जा था। वो अपने काम में नाकाम रहा था, लेकिन किसी वजह से अभी भी जिंदा था। या तो यही वजह थी या फिर बरी पाथ गॉड उसे जिंदा रखने को तैयार था।
अब बड़ा सुनहरा पक्षी ठंडेपन से एक पेड़ के ऊपर खड़ा था। वह ज्यादा बड़ा नहीं था। उसकी ऊंचाई एक आम इंसान जितनी ही थी। उसके पंख सुनहरे लग रहे थे। वह एक अनोखा जीव था। हान सेन का दिल धड़क उठा। ये सुनहरा पक्षी बहुत ताकतवर है। अगर मेरी शक्ति धूल भरे आकाश से कुचली गई तो इसका भी यही हश्र होगा। भाई पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? हान सेन ने सुनहरे पक्षी को देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मैं गोल्ड विंग बिग बर्ड हूँ, गोल्ड विंग बिग बर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। मैं ब्रदर बर्ड नहीं हूँ। क्या इस दुनिया में कोई गोल्ड विंग बिग बर्ड है? हान सेन ने हैरानी से गोल्ड विंग बिग बर्ड को देखा। उस छोटे लाल पक्षी में पक्षियों का खून था, लेकिन वह गोल्ड विंग बिग बर्ड नहीं था। उसमें एक पक्षी मछली का खून था। फिर भी वह बस एक मिश्रण था। उस छोटे लाल पक्षी में फीनिक्स नामक एक अन्य प्रकार के पक्षी से ज्यादा मिश्रित खून था। फीनिक्स और मछली पक्षी को एक साथ मिला दिया गया। अगर वह बड़ा हो पाता तो वह शुद्ध फीनिक्स या शुद्ध बड़े पक्षी जितना मजबूत होता। गोल्ड विंग बिग बर्ड कुछ नहीं बोला। उसने हान सेन को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी ताकत देखकर हान सेन को अंदाजा हो गया कि वह जीव उसे तैयार कर रहा है। वह किसी भी पल हमला करने वाला था। यह अफसोस की बात थी कि गोल्ड विंग बिग बर्ड की शक्ति भी डस्ट स्काई द्वारा सीमित थी। उसे कुछ भी बचाने की जरूरत नहीं थी। एक अचानक प्रहार से आकाश और जमीन दोनों नष्ट हो सकते थे। अगर मैं और गोल्ड विंग बिग बर्ड एक ही लेवल पर हैं, तो हम शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब है कि मैं उसे अभी मार पाऊंगा? हान सेन जानलेवा लग रहा था। गोल्ड विंग बिग बर्ड्स ब्रेक वर्ल्ड का प्रतिशत 95% था। लोग इसे तब देख सकते थे जब वे अदृश्य अवरोध को तोड़कर 33 आसमानों में पहुंचते थे। अगर वह बाहर होता तो हान सेन शायद उस जानवर को मार न पाता। डस्ट स्काई में उन सभी के शरीर साधारण थे। हान सेन, जो लड़ने में माहिर था, उसके लिए यह अच्छी बात थी। सोने के पंख वाले बड़े पक्षी ने भी यही सोचा। उसने हान सेन की तरफ देखा। भले ही उसका शरीर आम इंसानों से ज्यादा बड़ा न हो, लेकिन हान सेन की मौजूदगी और इच्छा शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे मिटाया जा सके। सोने के पंख वाले बड़े पक्षी को पता था कि हान सेन से निपटना आसान नहीं है, इसलिए उसने तुरंत हमला नहीं किया। एक आदमी और एक चिड़िया बहुत देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार वे हिले। गोल्ड विंग बिग बर्ड ने अपने पंख फैलाए, जो 21 से 24 फीट चौड़े थे। उसने अपने पंख फड़फड़ाकर सुनहरी बिजली की तरह उड़ान भरी। अतीत में गोल्ड विंग बिग बर्ड का शरीर पहले ही अंतरिक्ष को चीर चुका होगा। डस्ट स्काई में वह एक आम पक्षी की तरह था। हान सेन को मारने के लिए उसे अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। हान सेन कूदा। वह सिर्फ 6 फीट ऊंचा कूदा। यह उसके मजबूत शरीर का नतीजा था। आम लोग अगर सिर्फ 3 फीट ऊंचा कूद पाते तो उन्हें सुपरमैन माना जाता। वह गोल्ड विंग बिग बर्ड के ठीक सामने से गुजर गया। हान सेन हवा में था। उसका शरीर एक पक्षी की तरह मुड़ा हुआ था। उसने गोल्ड विंग बिग बर्ड के वार को चकमा दिया और शैतान की पीठ पर चढ़ गया। गोल्ड विंग बिग बर्ड किसी कुत्ते जैसा लग रहा था जिसने अभी अभी मल खाया हो। उसने अपना सिर जमीन पर टिका दिया। हान सेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने पैर किसी युद्ध कुल्हाड़ी की तरह नीचे कर दिए। सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जमीन पर गिरते ही उसके पंख वापस आ गए। वह हान सेन से बचने के लिए आलसी गधे की तरह लुढ़क गया। पक्षी के ब्लेड जैसे पंख हान सेन की ओर वापस आ रहे थे, जो अभी भी उसके हमले के बीच में था और जमीन पर नहीं उतरा था। हान सेन अभी तक उसे जमीन पर नहीं उतारा था, लेकिन उसकी कमर में बहुत ताकत थी। उसने पक्षी के पंखों पर हाथ रखा और उसे बंदर की तरह उछाल दिया। उसने अपनी ताकत से छलांग लगाए और सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी की पीठ पर सवार हो गया। एक आदमी और एक चिड़िया लड़ रहे थे। अगर मुख्य और दूसरे ब्रह्मांडों के लोग इसे देखते तो किसी को यकीन नहीं होता। ये दो अलग अलग ब्रह्मांडों के जीवों के बीच एक डरावनी लड़ाई थी। यह एक क्रूर लड़ाई थी। धिक्कार! हान सेन ने गोल्ड विंग बिग बर्ड के चेहरे पर मुक्का मारा। उसके मुंह से गोल्ड विंग बिग बर्ड का खून निकल आया। सोने के पंखों वाला बड़ा पक्षी इससे विचलित नहीं हुआ। उसने हान सेन के शरीर को लपेट लिया और लुढ़क गया। उसने हान सेन को जमीन पर गिरा दिया। हान सेन ने गोल्ड विंग बिग बर्ड के पंख पकड़ने की पूरी कोशिश की। छूते ही गोल्ड विंग बिग बर्ड की गर्दन से एक पंख टूट गया। आह! हान सेन और गोल्ड विंग बिग बर्ड एक साथ चीखे। गोल्ड विंग बिग बर्ड का एक पंख नोचते समय हान सेन की कमर लगभग टूट ही गई थी। बहुत दर्द हुआ। चीखना तो बस चीखना था, लेकिन हान सेन फिर भी खड़ा हो पाया। उसने अपनी पीठ को सहारा दिया। उसने अपने पैरों से गोल्ड विंग बिग बर्ड के पेट की ओर छलांग लगाई।
सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी ने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दी। उसके पंजे हान सेन के पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसके ब्लेड जैसे पंख हान सेन की गर्दन पर आ गए। एक आदमी और एक चिड़िया लड़ रहे थे। आसमान पंखों और फटे कपड़ों से भरा था। कभी कभी चीखें गूंज उठती थीं। उसके एक मुंह से एक पंख निकल जाता था। सारे मुंह इतने जबरदस्त थे कि पूरा इलाका खून से लथपथ हो गया था। कोई नहीं बता सकता था कि दोनों में से किसका पलड़ा भारी था। गोल्ड विंग बिग बर्ड का शरीर बहुत मजबूत था। ये हान सेन के शरीर से ज्यादा बुरा नहीं था। एक आदमी और एक पक्षी जमीन पर लौट रहे थे। अंत में हान सेन की सहन शक्ति और ताकत जीत गई। हान सेन गोल्ड विंग बिग बर्ड पर सवार होकर पक्षी के चेहरे पर लगातार मुक्के मार रहा था। गोल्ड विंग बिग बर्ड के कई पंख झड़ गए। एक बाएं से और एक दाएं से टूटा, थोड़ा थोड़ा करके उसकी त्वचा दिखने लगी थी। खून रिस रहा था। आखिरकार पक्षी बेहोश हो गया और अब प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था। इस वजह से हान सेन बिना रुके उसके चेहरे और गर्दन पर मुक्के मारता रहा। गोल्ड विंग बिग बर्ड का सिर बहुत सख्त था। हान सेन को उसे काफी देर तक पीटना पड़ा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब ये कारगर नहीं होगा। इसीलिए वह उस जीव की गर्दन पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। एक दर्जन वार के बाद उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। जानवर की सांसें थम गईं। ब्रेक वर्ल्ड जानवर को मार डाला। गोल्ड विंग बिग बर्ड ब्रेक वर्ल्ड जीन मिला। डस्ट स्काई में अपनी शक्तियों के बिना जीवन बहुत कमजोर था। गोल्ड विंग बिग बर्ड की गर्दन टूट गई थी और यही उसकी मौत के लिए काफी था। यदि वे बाहर लड़ते तो उस जानवर को आधा काटने से भी उसे मारने में सफलता नहीं मिलती। हान सेन जमीन पर लेट गया। झगड़े के बाद उसका शरीर बहुत थक गया था। डस्ट स्काई जैसी जगह पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऊंची जमीन पर आ गया हो। उसे एक आम आदमी जैसा महसूस हो रहा था, जो हवा के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। वह थका हुआ महसूस कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद हान सेन ने गोल्ड विंग बिग बर्ड का शरीर उठाना शुरू किया। उसने उसके शरीर में हाथ डाला और ब्रेक वर्ल्ड जीन निकाला। यह एक आंसू के आकार का सुनहरा क्रिस्टल था। यह बहुत सुंदर लग रहा था। हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया तोड़ने वाला जीन निगल लिया। उसने अचानक अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस किया। इसने उसकी थकान मिटा दी। उसका शरीर फिर से जीवंत और ऊर्जावान महसूस करने लगा। दुनिया के जीन +10 को तोड़ो। उसके दिमाग में एक घोषणा गूंजी। गोल्ड विंग बिग बर्ड खास था। इसने उसे 10 ब्रेक वर्ल्ड जीन दिए थे। उसने लकड़ी काटी और गोल्ड विंग बिग बर्ड की जांघें काटी। उसने उसे साफ किया और पकाया। उसके मांस से उसे ब्रेक वर्ल्ड के जीन तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी उसका स्वाद अच्छा था। गोल्ड विंग बिग बर्ड एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर था जिसकी ब्रेक वर्ल्ड दर बहुत ज्यादा थी। ये पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद था। शुक्र है ये गोधूली आकाश था, वरना सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी का मांस पकाना मुश्किल हो जाता। वहां पहुंचकर हान सेन को एहसास हुआ कि उसका जीवन कितना नाजुक है। ये शरीर डस्ट स्काई को कैसे छोड़ सकता है? यहीं रहने के लिए बरी पाथ गॉड मुझे जरूर ढूंढ लेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। हान सेन ने कैंपफायर में देखा और सोचा। थोड़ी देर बाद हान सेन ने अपना सिर उठाया। वह देखना चाहता था कि गोल्ड विंग बिग बर्ड की टांग पक गई है या नहीं। उसे देखना था कि उसे पलटकर और पकाने की जरूरत है या नहीं। जब उसने देखा तो वह स्तब्ध रह गया। जिस आग पर वह खाना पका रहा था उसमें खाना नहीं पक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस एक हड्डी पका रहा हो। हड्डी पर बस मांस के कुछ टुकड़े बचे थे जिससे वह नीचे नहीं गिर रही थी। हान सेन को एक ठंडी सी ठंडक महसूस हुई। वह उसके इतने पास था, फिर भी किसी चीज ने चुपचाप उसकी जांघ का मांस खा लिया था जिसे वह पका रहा था। अगर वह चीज उसकी गर्दन खाना चाहती तो हान सेन को पता नहीं क्या हो सकता था। हान सेन ने चारों ओर देखा। उसे कोई जीव जंतु नजर नहीं आया। जिस घने जंगल में वह था उसके चारों ओर घना अंधेरा ही था। हान सेन अब एक आम इंसान था, इसलिए वह ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जंगल में क्या छिपा है। उसने दांत पीसते हुए सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी के दूसरे पंख से अगली जांघ काट ली। उसे आग पर रख दिया और फिर से खाना पकाना शुरू कर दिया। उस जगह के आसपास का जंगल खतरनाक था, इसलिए उसमें जाना उचित नहीं था। वह आग पर और मांस डालकर देखना चाहता था कि क्या वह उस जीव को बाहर निकाल सकता है। अगर वह ऐसा करके उसे फंसा लेता तो लड़ाई में उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती। दुश्मनों से लड़ना धूर्त दुश्मनों से लड़ने से बेहतर था। उसने उसे पकाने के लिए आग पर रख दिया। इस बार उसने बाकी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया।
बस चिड़िया के पैर को घूरता रहा। वह देखना चाहता था कि उसकी आखिरी जान किसने खाए। आग जलते ही चिड़िया के पैर से अच्छी खुशबू आने लगी। तेल की बूंदें शहद की तरह त्वचा से लुढ़कने लगीं। उसकी खुशबू और रंग बहुत मनमोहक थे। हान सेन सतर्क रहा। उसने चारों ओर देखा। बहती हवा की शाशा की आवाज और रात भर चिड़ियों की चीख के अलावा और कुछ नहीं था। क्या वह चीज देखे जाने से डरती है? क्या इसीलिए अब बाहर नहीं आ रही? हान सेन ने ये सोचा और खुद को सुरक्षित महसूस किया। अगर उस चीज को डर लगता तो वह कोई बहुत डरावना जानवर नहीं होता। उसके लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। उस विराम के बाद हान सेन थोड़ा पीछे हट गया। पहले की तरह उसने अपना सिर नीचे किया और सोचने का नाटक किया। आंखों के कोने से उसने अपना ध्यान जांघ पर टिकाए रखा। इस समय तक जांघ अच्छी तरह पक चुकी थी। उसमें से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, यानी लगभग पक चुकी थी। इसके बावजूद कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या वो चीज जांघ खाकर पहले ही भर गई है? हान सेन को ऐसा मुमकिन नहीं लगा। फिर उसे लगा जैसे उसके कपड़े पीछे से उधेड़े जा रहे हों। हान सेन को ठंड का एहसास हुआ। वह कांप उठा। उसने जल्दी से पलटकर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब खाली था। अपने पीछे अपनी जगह से लगभग 90 से 120 फीट की दूरी पर हान सेन को लगा कि वहां कुछ भी नहीं है। हान सेन ने आग और पकते हुए मांस की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक शिकन उभर आई। पकी हुई जांघ खाली गई थी। बस जांघ की हड्डी के टुकड़े लटक रहे थे। उस जगह के आसपास और कुछ नहीं था। यहां तक कि कोई परछाई भी नहीं थी। यह क्या है? यह डस्ट स्काई है। बड़ी पात गॉड के अलावा बाकी जीवों को भी इस दुनिया के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आम जीव इतने तेज हो सकते हैं? मेरा पूरा ध्यान जांघ पर होने के बावजूद वह ले ली गई। हान सेन को यकीन नहीं हुआ। उसका शरीर शक्तिशाली था। यह ब्रह्मांड में सबसे महान था। अगर उसी स्तर का कोई व्यक्ति दबा हुआ होता तो उससे तेज कोई नहीं हो सकता था। वो चीज चाहे तो मुझे मार सकती है, तो क्यों नहीं मारती? वो तो बस मेरी जान खाना चाहता है। क्या उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या वो सच में सिर्फ जान चाहता है? क्या वो सच में मेरे साथ खेलना चाहता है? क्या वो बिल्ली चूहे का खेल खेलना चाहता है? हान सेन स्तब्ध रह गया। उसने भौहें चढ़ाईं। उसने आसपास का जायजा लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। रात इतनी शांत थी कि लोग दबाव महसूस कर रहे थे। आसपास का जंगल मानो किसी अथाह नरक में डूबा हुआ था। बहुत अंधेरा था। पता नहीं कौन से डरावने राक्षस घात लगाए बैठे होंगे। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यह मानसिक दबाव शायद उनके दिलों को तोड़ देता। हान सेन कुछ और पक्षी का मांस ले आया और उसे पकाने में लग गया। इस बार वह उस जीव को फुसलाकर बाहर नहीं निकालना चाहता था। जैसे ही मांस तैयार हुआ, उसने उसे उठा लिया। वह उसे खाने ही वाला था। उसने अचानक एक ठंडी रोशनी टिमटिमाती देखी। वह तेजी से हान सेन के मुंह के पास पहुंची। हान सेन के हाथ में पकड़ा चिड़िया का मांस उड़ गया। हान सेन के दांत मानो कहीं खो गए। हालांकि यह बस एक पल के लिए ही था। हान सेन तैयार था। उस नजर के नीचे उसने देखा कि ठंडी रोशनी किस वजह से आ रही थी। इसने उसे सचमुच स्तब्ध कर दिया। पका हुआ पक्षी 15 फीट दूर उड़ गया। जमीन पर उतरने से पहले ही उसका मांस गायब हो गया था। जमीन पर सिर्फ हड्डियां बची थीं। ठंडी रोशनी जंगल में तेजी से उड़ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। जब हान सेन ने ठंडी रोशनी को गायब होते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह हैरान था। उसका खाना चुराने वाली चीज एक सफेद चूहा था जो लगभग किसी के हाथ के आकार का था। हालांकि यह कहना कि वह सिर्फ एक छोटा सफेद चूहा था सही नहीं था। हालांकि वह सफेद था पर काफी लंबा था। वह एक छोटे नेवले जैसा था। हान सेन को उस जीव से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हान सेन को असल में हैरानी इस बात से हुई कि जब उस छोटे से शैतान ने उसका मांस चुराकर खाया तो उसके शरीर में पवन शक्ति थी। अगर ऐसा न होता तो वह इतनी दूर तक नहीं जा सकता था। लेकिन ये तो डस्ट स्काई है। यहाँ कोई ऐसा जीव कैसे हो सकता है जो हवा की शक्ति से उड़ रहा हो? हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे पता था कि ये बहुत अजीब है। सिद्धांत के अनुसार डस्ट स्काई के नेता बड़ी पात गॉड के अलावा किसी और प्राणी को वहां अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। फिर भी वह छोटा सा सफेद चूहा ऐसा करने में सक्षम था। क्या उस छोटे सफेद चूहे की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह डस्ट स्काई के नियमों को तोड़ सके? हान सेन को इसका उत्तर नहीं मिल सका। हान सेन बाकी बचे हुए मुर्गे का मांस पकाने के लिए ले आया। हर बार जब वह उसे पकाता तो हान सेन पलटकर उस जगह को कुछ देर तक देखता।
जब भी वह मांस देखने के लिए पीछे मुड़ता तो वह गायब हो जाता। छोटे सफेद चूहे की भूख कमाल की थी। उसने गोल्डविन बिग बर्ड का सारा मांस तब तक खा लिया जब तक कि एक निवाला भी नहीं बचा। हान सेन मांस तो नहीं खा पाया, लेकिन उसे इस बात से कोई गुस्सा नहीं आया। उसे तो असल में इस स्थिति में काफी दिलचस्पी थी। वह छोटा सा सफेद चूहा शायद उसके लिए डस्ट स्काई छोड़ने का एक मौका था। हान सेन ने आग बुझाई, खड़ा हुआ और चला गया। वह बड़ी पाथ गॉड के उसे ढूंढने से पहले और भी ब्रेक वर्ल्ड जीन इकट्ठा करना चाहता था। यह उसके लिए उपयोगी होगा। डस्ट स्काई एक बहुत ही खतरनाक जगह थी, लेकिन वहां अफसर भी थे। वहां ब्रेक वर्ल्ड के जानवर कमजोर हो गए थे। उन्हें मारना आसान था। 1 दर्जन मील चलने के बाद हान सेन को ब्रेक वर्ल्ड का एक और जानवर मिला। यह एक गोलेम था। यह जैड की तरह बर्फ सफेद था। इसके 2 दांत चांदी के बने हुए लग रहे थे। हान सेन को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। 10 मिनट में ही वह उसका सिर फोड़ने में कामयाब हो गया। ब्रेक वर्ल्ड जानवर को मार डाला। सफेद गोलेम। ब्रेक वर्ल्ड जीन मिला। हान सेन को एक और शानदार ब्रेक वर्ल्ड जीन मिल गया, जिसे उसने तुरंत अपने मुंह में डाल लिया। दुर्भाग्य से इससे उसे केवल 2 अतिरिक्त ब्रेक वर्ल्ड जीन ही मिले। ये पता नहीं चल पाया कि उस जीव की ब्रेक वर्ल्ड दर बहुत कम थी या कुछ और। हान सेन ने ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की तलाश जारी नहीं रखी। उसने गोलेम को नीचे रखा और उसकी नाक पकाने लगा। वह बहुत स्वादिष्ट था। हान सेन पलटा, उसने देखा कि पकी हुई नाक गायब हो गई थी। आखिरकार वह आदमी मेरे पीछे आ ही गया, हान सेन ने सोचा। उसने पकाने के लिए मांस के कुछ और टुकड़े उठाए। हर बार नतीजा एक जैसा ही होता। हर बार जब हान सेन मुड़ता तो पका हुआ मांस गायब हो जाता। वह नहीं जानता था कि उस छोटे से चूहे का छोटा सा शरीर इतना मांस कैसे खा सकता है। गोलेम का वजन कई टन था, इसलिए हान सेन उसका आधा ही पका पाया। फिर भी छोटा चूहा हान सेन द्वारा आग पर डाली गई हर चीज खा गया। हान सेन ने तब तक पकाना बंद नहीं किया जब तक उसका एक छोटा सा हिस्सा ही बचा। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। हान सेन के कुछ देर बाहर रहने के बाद जब वह वापस आया तो उसने पाया कि बचा हुआ मांस अभी भी वहीं पड़ा था जहां उसने उसे छोड़ा था। उसे खाया नहीं गया था। हान सेन ने सोचा, यह आदमी अजीब है। ये कच्चा मांस नहीं खाता। अगर वह चीज कच्चा मांस नहीं खाती थी तो 2 ही संभावनाएं थीं। शायद वह किसी और का पालतू जानवर था और इसीलिए पका हुआ मांस खाता था। एक छोटा सा सफेद चूहा अपने लिए कुछ पकाएगा नहीं। बेशक छोटा सफेद चूहा कच्चा मांस खाने का आदी रहा होगा, लेकिन हान सेन ने उसे ज्यादा नखरे दिखाए होंगे। शायद इसीलिए अब वह कच्चा मांस नहीं खाता था। हान सेन ने सोचा, अगर यह पहली संभावना है तो यही सही है। डस्ट स्काई में ऐसा पालतू जानवर रखने वाला एकमात्र व्यक्ति बरीपात गॉड होगा। वह ज्यादा देर नहीं रुका। हान सेन उठा और ब्रेक वर्ल्ड के और जानवरों को ढूंढने निकल पड़ा। ब्रेक वर्ल्ड का एक जानवर मिलने के बाद उसे मार डाला और जितना हो सके पकाकर खाया। छोटे सफेद चूहे ने सारा मांस खा लिया। थोड़ी देर बाद छोटा सफेद चूहा डरा हुआ नहीं लगा। आखिरकार वह हान सेन के काफी करीब आ गया। जब भी हान सेन मांस पकाता वह दूर से ही उसे घूरता रहता। जब मांस पक गया तो हान सेन के पलटने से पहले ही वह उसे खाने के लिए ऊपर आ गया। यह तूफान जैसा था। यह इतना तेज था कि यकीन करना मुश्किल था। वो चाहे जितना भी खाए उसका पेट नहीं फूलता था। ऐसा लगता था जैसे उसके पेट में कोई अथाह छेद हो। खाना खाने के बाद छोटा सफेद चूहा दूर उड़ गया। उसने दूर से हान सेन को देखा और उसके पास नहीं गया। सफेद आंखों वाला भेड़िया नहीं, सफेद आंखों वाला चूहा। हान सेन थोड़ा नाराज हुआ। वह छोटे सफेद चूहे की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन छोटा सफेद चूहा अब तक ब्रेक वर्ल्ड के 7-8 जानवर खा चुका था। फिर भी छोटे सफेद चूहे को उस पर भरोसा नहीं था। मुझे बस धीरे धीरे चलना चाहिए। हान सेन के पास और कुछ करने को नहीं था, इसलिए वह ब्रेक वर्ल्ड के और भी जानवरों को मारने की तलाश में लगा रहा। वह छोटे सफेद चूहे से भी बात करने की कोशिश करता रहा, इस उम्मीद में कि वह आखिरकार अपनी सतर्कता कम कर देगा और उसे ऐसे ही रखेगा। हालांकि वह छोटे सफेद चूहे का पूरा भरोसा जीतने में नाकाम रहा था, फिर भी हान सेन के ब्रेक वर्ल्ड जीन काफी बढ़ गए थे। उसके पास 43 ब्रेक वर्ल्ड जीन थे। अगर अगले 10 दिनों या आधे महीने में उसके पास मारने के लिए काफी ब्रेक वर्ल्ड जानवर होते तो उसके ब्रेक वर्ल्ड जीन की संख्या पूरी हो जाती। ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को ढूंढना इतना आसान नहीं था। हान सेन आधे दिन तक दौड़ता रहा, फिर भी उसे ब्रेक वर्ल्ड का कोई जानवर नहीं मिला। उसे कई साधारण जीव दिखाई दिए। हान सेन को साधारण जीवों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह बस चलता रहा।
हान सेन एक छोटी सी नदी के किनारे गया और पानी का घूंट लिया। कुछ ही देर में उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया और एक जाना पहचाना चेहरा देखा। तुम ही हो, दोनों ने एक साथ कहा। वे सतर्क और लड़ने के लिए तैयार लग रहे थे। नदी के किनारे एक आदमी टहल रहा था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत ही सौम्य लग रहा था। वह बहुत ही आम इंसान लग रहा था, लेकिन हान सेन जानता था कि इस आम इंसान में एक डरावना दिल छिपा है। हान सेन ने अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा और पूछा, प्राचीन शैतान, तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? प्राचीन शैतान हान सेन की ओर मुस्कुराया। वह पिछली बार की तरह पीछे नहीं हटा। हान सेन के दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे थे। क्या प्राचीन शैतान यूं ही धूल भरे आकाश में प्रकट हो गया? क्या ऐसा सच में हो सकता है? आखिरकार वह अभी अभी दुनिया को तोड़ने में कामयाब हुआ है। ऐसा लगता है कि वह 33 आसमानों की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रुको, 33 आसमान तो विशाल हैं। बरीपात गॉड धूल भरे आकाश का नेता क्यों बना जबकि प्राचीन शैतान भी यहीं उतरा? हान सेन ने सोचा, तो लगता है गॉड कैस पार्टी के 3 उपाध्यक्षों में से 2 अब यहाँ हैं। अगर बड़ा आकाश दानव आसपास होता तो चीजें जरूर और दिलचस्प हो जाती। प्राचीन शैतान शांत दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। सच कहूं तो मैं यहाँ संयोग से आ गया, हान सेन ने लापरवाही से कहा। उसने कोई भावना या भाव प्रकट नहीं किया। तुम्हारा क्या हाल है? प्राचीन शैतान जैसे बुद्धिमान अभिजात वर्ग के सामने हान सेन झूठ बोलने की योजना नहीं बना रहा था, भले ही वह झूठ बोलना नहीं जानता था। इसके अलावा कुछ ईमानदार बात कहने से प्राचीन शैतान को संदेह हो जाता। अगर प्राचीन शैतान किसी काम से वहां था और अगर हान सेन वहां था तो प्राचीन शैतान शायद यकीन न करे कि वह संयोग से वहां आया है। प्राचीन शैतान को जरूर शक होगा। मैं भी संयोगवश यहां आया हूं। प्राचीन शैतान ऐसा कहते हुए भावना शून्य लग रहा था। हान सेन को प्राचीन शैतान के चेहरे पर कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह जानता था कि उससे कोई भी जानकारी हासिल करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने पूछा, पिछली बार जीनो टैबलेट के बारे में क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए? प्राचीन शैतान हंसा। क्या स्पष्टीकरण? मैंने तुमसे एक भी बात झूठ नहीं बोली। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया वह सब सच था। तो फिर तुम मुझसे क्या स्पष्टीकरण की उम्मीद कर सकते हो? लगता है तुम्हें लग रहा है कि तुम धूल भरे आसमान में हो। मेरी शक्ति सीमित है, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। हान सेन ने प्राचीन शैतान की ओर देखते हुए कहा। प्राचीन शैतान ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने सिर हिलाया और कहा, एक रास्ता है। धूल भरे आकाश ने मेरी शक्ति को सीमित कर दिया है और दुनिया तोड़ने की दर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन धूल भरे आकाश में तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। ओह, सच में? हान सेन को प्राचीन शैतान पर यकीन नहीं हुआ। उसने प्राचीन शैतान की तरफ देखा। प्राचीन शैतान ने हाथ हिलाया। मुझसे लड़ने की कोशिश भी मत करना। अब हम सब धूल भरे आकाश में हैं। अगर मैं बरीपात गॉड को मिल गया तो तुम और मैं दोनों डूब जाएंगे। आखिर मेरे दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त ही होता है। हम एक दूसरे को क्यों मारें? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मेरे दोस्त बनने को तैयार हो या नहीं, हान सेन ने कहा। वो प्राचीन शैतान की ओर एक कदम बढ़ा। उसका शरीर पहले जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति और मन अभी भी मजबूत थे। अंडर द स्काई की इच्छाशक्ति और उसकी शक्ति के साथ उसका हर कदम शतरंज के खेल जैसा था। इससे प्राचीन शैतान पर बहुत दबाव पड़ रहा था। प्राचीन शैतान का चेहरा बदल गया। वो अब भी हान सेन को समझ रहा था। वह जानता था कि अगर वह आदमी कुछ करना चाहता है तो उसे पाने के लिए उसे आग और लपटों से भी गुजरना पड़ेगा। वो सिर्फ भाषा के खेल से नहीं बहकेगा। जब तक वो कुछ ठोस नहीं कर पाता उसे शायद हान सेन से लड़ना ही पड़ेगा। हान सेन को अपने सामने आते देख प्राचीन शैतान ने गहरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम बरीपात गॉड का रहस्य जानना चाहते हो? ये रहस्य डस्ट स्काई से भी जुड़ा है। हान सेन यही सुनना चाहता था। हान सेन की सांसें और चलना बंद हो गया। बताओ। हान सेन स्थिर खड़ा रहा। उसने प्राचीन शैतान को भावशून्य दृष्टि से देखा। उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। वो अब भी प्राचीन शैतान को देख रहा था। प्राचीन शैतान रुका और बोला, ये वास्तव में आकाश राजा जैसा है। बरीपत देवता ने 33 आकाशों में जीवों का प्रजनन किया। जब बरीपत देवता का जन्म हुआ तब आकाश राजा पहले से ही 33 आकाशों में पहली आत्मा था। उसका जन्म धूल भरे आकाश में हुआ था। चलते रहो। हान सेन को इसमें दिलचस्पी थी। उसने सोचा, जरूर प्राचीन शैतान यहाँ संयोग से नहीं आया है। प्राचीन शैतान ने इसे अच्छा बताया। उसने आगे कहा,
आकाश राजा 33 आसमानों का पुत्र है, लेकिन वह 33 आसमानों में सबसे बड़ी आत्मा नहीं है। 33 आसमानों की असली आत्मा धूल आकाश का बड़ी पाथ गॉड है। 33 आसमानों में धूल आकाश बहुत अनोखा है। हम यहाँ किस तरह की स्थिति की बात कर रहे हैं? हान सेन ने पूछा। मिस्टर लीडर की 33 आसमानों वाली योजना के अनुसार डस्ट स्काई 33 आसमानों के लिए एक कब्र है, प्राचीन शैतान ने कहा। यह उन आत्माओं को दफनाने के लिए है जिनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? हान सेन ने पूछा। उनका पुनर्जन्म न हो पाने से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता था कि हर आत्मा अपनी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ले सकती है। हाँ, सिद्धांत के अनुसार, प्राचीन शैतान ने उत्तर दिया। कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि जब उनका शरीर नष्ट हो जाता है तो उनकी आत्माएं पूरी तरह से नहीं मरती। संघर्षों ने उस पर अपने निशान छोड़े होंगे। अगर ऐसी कोई आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है तो वह दुनिया के नियमों में एक गड़बड़ी होगी। एक नेता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीनो हॉल है या गॉड कैओस पार्टी, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए हमें इन अजीब आत्माओं से निपटने के लिए एक जगह चाहिए। इसलिए हमारे पास यही है, हमारे पास डस्ट स्काई है। और फिर हान सेन ने प्राचीन शैतान को बोलते रहने दिया। प्राचीन शैतान थोड़ा और गंभीर हो गया और बोला, जब मिस्टर लीडर ने 33 आसमान बनाए तो डस्ट स्काई में एक आत्मा पैदा हुई जो बड़ी पाथ गॉड थी। वो गॉड कैओस पार्टी का उपाध्यक्ष बन गया। फिर 33 आसमानों में स्काई किंग, ड्रैगन किंग, असुर और अन्य थे। हान सेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। सबसे बढ़कर वह नाराज लग रहा था। प्राचीन शैतान अब तक बहुत कुछ कह चुका था, लेकिन असल बात पर नहीं पहुंचा था। जब प्राचीन शैतान ने हान सेन का चेहरा देखा तो उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने आगे कहा, अगर मैंने ब्रह्मांड के पुनः चालू होने पर सही अनुमान लगाया है तो मिस्टर लीडर ने खुद को यहीं दफना लिया था। क्या तुम कह रहे हो कि गॉड कैओस पार्टी के असली नेता का शव इसी जगह दफनाया गया है? हान सेन चौंक गया। वो प्राचीन शैतान के इस साहसिक दावे पर यकीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्राचीन शैतान ने सिर हिलाया। ये तो बस मेरा अनुमान है। मैंने बहुत देर तक इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन बड़ी बात गॉड डस्ट स्काई का नेता बन गया है। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे ढूंढे, इसलिए मैं चुपचाप ढूंढ रहा हूँ। कृपया मुझे यह मत बताना कि तुम्हारे पास कोई ठोस सुराग नहीं है। वहां पहुंचने का प्रयास करने के बाद हान सेन को विश्वास नहीं था कि प्राचीन शैतान खाली हाथ घर जाएगा। खैर, मजेदार बात यह है कि मेरे पास कुछ सुराग है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक जगह है जो उस इलाके जैसी दिखती है जिसकी मुझे तलाश है, लेकिन अभी तक मैं कुछ भी पुष्टि नहीं कर पाया हूँ। प्राचीन शैतान धीरे से बोला। क्या ये जगह यहीं आसपास है? हान सेन ने पूछा। अगर गॉड कैओस पार्टी का नेता वहां होता तो वही असली खजाना होता। कोई नहीं जानता था कि बूढ़ा नेता क्या ले जा रहा होगा उस ग्रह पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ, प्राचीन शैतान ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि यह उस ग्रह पर है? हान सेन ने प्राचीन शैतान की ओर शून्य अविश्वास भरी नजर से देखा। जब बड़ी पाथ गॉड नेता बना तो वह हमेशा उसी स्थान पर रहा। प्राचीन शैतान ने गंभीरता से कहा, मैंने जो देखा उसके अनुसार यह ग्रह कुछ खास नहीं है। हान सेन समझ गया कि उसका क्या मतलब था। वह ग्रह बिल्कुल सामान्य था, फिर भी बड़ी पाथ गॉड हमेशा वहां जाता था। इससे यह साबित होता था कि उस जगह में कुछ तो था जो पूरी तरह से सामान्य नहीं था। अगर तुम्हारी रुचि है तो हम मिलकर पुराने नेता की लाश ढूंढ सकते हैं, प्राचीन शैतान ने कहा। वरना तुम और मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक बड़ी पाथ गॉड के जीनो टैबलेट से लौटने का इंतजार करते रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम वैसे भी मर ही जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फिर काम करूंगा। हान सेन ने सिर हिलाया। मन ही मन उसने सोचा, अगर यह जगह गॉड कैओस पार्टी के पुराने नेता की विश्राम स्थली है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा आकाशीय दानव आसपास ही होगा। लगता है वो प्राचीन शैतान से भी ज्यादा जानती है। शायद वो उससे संपर्क कर सके। प्राचीन शैतान ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने थोड़ी बहस की और कहा, मैं इस नदी के किनारे किनारे चल रहा हूँ। अभी मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। शायद अगर हम दोनों उस तरफ जाएं तो हमें एक दो चीजें मिल जाएं। हान सेन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वो प्राचीन शैतान के साथ नीचे की ओर चल पड़ा। वो छोटी नदी एक बड़ी नदी की एक शाखा मात्र थी। वे कुछ देर तक उस छोटी नदी के किनारे किनारे चलते रहे। जल्द ही उन्हें एक झील मिल गई। उस झील के दूसरी ओर एक नदी गरज रही थी। यही वो बड़ी नदी रही होगी जिसके बारे में प्राचीन शैतान ने बात की थी। प्राचीन शैतान नदी के किनारे खड़ा होकर उस पार देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये नदी थोड़ी अजीब है। शायद इसके नीचे कुछ है। हमें झील में और गहराई में जाना चाहिए। हान सेन ने झील की ओर देखा।
उसे जमीन की धड़कनों वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी समझ धारदार थी। उसे लगा कि झील किसी मायने में खास है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से कोई आत्मा की हवा बह रही हो। प्राचीन शैतान पानी में डूबा हुआ था। वो झील में तैर गया। हान सेन भी उसके पीछे पीछे गया। पानी ठंडा और सुकून देने वाला था, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं थी। झील की सतह हरी थी। आमतौर पर हरी झीलें ज्यादा गहरी नहीं होती। झील जितनी गहरी होती, पानी उतना ही गहरा होता। ये हरी भरी झील अथाह थी। वे 900 से 1200 फीट तक गोता लगाते रहे, और फिर भी उनकी गहरी गोताखोरी का कोई अंत नहीं था। अगर वे डस्ट स्काई के बाहर होते तो लगभग 1500 फीट नीचे गोता लगा सकते थे। अगर उन्हें 1,20,000 या 1,50,000 फीट नीचे गोता लगाना पड़ता तो भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। डस्ट स्काई में 1,20,000 या 1,50,000 फीट नीचे गोता लगाने में उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। प्राचीन शैतान ने हान सेन को एक इशारा किया, मानो उसे कुछ मिल गया हो। हान सेन ने सिर हिलाया और उसके पीछे गोता लगाने लगा। वो प्राचीन शैतान के पीछे पीछे और भी नीचे चला गया। कुछ ही देर में वे झील के नीचे पहुंच गए, जहां एक बड़ी दरार थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे कोई चट्टान हो। चट्टान पर उतरने के बाद हान सेन ने नीचे झांका। पानी बिल्कुल काला था, मानो नर्क का द्वार हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कितनी गहराई तक जाना होगा। हान सेन ने और नीचे देखा। उस घने अंधेरे में एक आंख उन्हें घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्राचीन शैतान को देखते हुए भौहें चढ़ा रही हो। प्राचीन शैतान को कुछ महसूस हुआ। उसने हान सेन की तरफ देखा। वे पानी के नीचे बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे जानते थे कि एक दूसरे से क्या कहने वाले हैं। उन्होंने सिर हिलाया। वे दोनों चट्टान के नीचे पानी में और गहराई में गोता लगा रहे थे। सबसे खतरनाक जगह वही थी जहां वे घूर रहे थे। वे दोनों आम लोग थे। उनकी बोध शक्ति कमजोर थी। घने काले पानी में वे झील के आर पार नहीं देख सकते थे। अगर कुछ उनके ठीक सामने भी होता तो वे उसे देख नहीं पाते। वे केवल अपनी भावनाओं पर विश्वास के आधार पर ही गोता लगा सकते थे। हान सेन की समझ अभी भी बाकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई आंख उन्हें घूर रही हो, मानो किसी जहरीले सांप की आंख हो जो लोगों को खा जाता हो। जब पानी हिला तो हान सेन को लगा कि प्राचीन शैतान उसके पास आ रहा है। फिर भी वो ठीक ठीक नहीं बता पा रहा था कि वो कहाँ है। वो बस गोता लगाता रह सकता था। अचानक हान सेन को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने सारी हिचकिचाहट छोड़ दी और मछली की तरह अपना शरीर एक तरफ कर लिया। वो बहुत देर हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर में सांप फंस गया हो। वो तेजी से और नीचे उतर गया। वह झील के दूर दराज के खांचों में गहराई तक जा रहा था। पानी बेतहाशा उछल रहा था। हान सेन के पीछे पानी के बुलबुलों की एक सफेद लहर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत तेजी से डूब रहा था। पानी एक भंवर जैसा था। वो कुछ देर तक घूमता रहा, फिर उसकी पिछली उपस्थिति का खाली स्थान भर गया। हान सेन ने हाथ बढ़ाकर उस चीज को पकड़ा जो उसके पैर में फंसी हुई थी। जो भी था वो ठंडा लग रहा था। वो हाथ जितना मोटा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मछली या सांप के शल्क हों। पता नहीं वो सांप था या कुछ और। हान सेन ने उसे 2 बार खींचा। वो चीज बहुत कसी हुई थी। वो इतनी कसी हुई और इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे हिला नहीं सका। उसने अपने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और त्वचा पर वार करता रहा। कुछ हासिल नहीं हुआ। अचानक उसके सामने एक प्रभामंडल प्रकट हुआ। उसने देखा कि एक पट्टा उसके पैर में बंधा हुआ था। वह सांप जैसा दिख रहा था और मछली जैसा भी। ये बताना असंभव था कि वह क्या था, लेकिन वह काला था। हान सेन उसका सिर नहीं देख पा रहा था। प्राचीन शैतान हान सेन से ज्यादा दूर नहीं था। हान सेन की तरह वह भी उस चीज द्वारा घसीटा जा रहा था। जब वे दोनों तेजी से डूब रहे थे तो उनके पीछे 2 बड़े खाली खंभे दिखाई दिए। रोशनी उनके पैरों के नीचे कहीं से आ रही थी। राक्षस उन्हें रोशनी की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। वे बहुत तेजी से डूब गए। रोशनी तेज होती जा रही थी। हान सेन को अब समझ आ गया था कि रोशनी का क्या मतलब है। वो एक तांबे की पट्टिका थी। उसके चारों ओर ढेर सारा समुद्री शैवाल था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो समुद्री शैवाल नहीं देख रहा था। वह अजीबोगरीब चीज थी जो हान सेन और प्राचीन शैतान के चारों ओर थी। तांबे की पट्टिका से तांबे की रोशनी निकल रही थी। पता नहीं वो पट्टिका वहां कब से थी। झील के पानी ने उसे कुछ हद तक जंग लगा दिया था, लेकिन वो टूटी हुई नहीं लग रही थी। उस हरे प्रकाश में हान सेन ने देखा कि तांबे की गोली पर 2 शब्द लिखे थे, भाग्य की गोली। हान सेन ने ये देखा।
उसने देखा कि समुद्री शैवाल जैसे राक्षस एक समूह में उसकी ओर आ रहे थे। प्राचीन शैतान और हान सेन उनका प्रतिरोध नहीं कर सके। वे दोनों आपस में उलझ गए थे। उसके पैर, हाथ, कमर, गर्दन और अन्य अंग बंधे हुए थे। वो मम्मी जैसा था और उसे भाग्य पट्टिका की ओर खींचा जा रहा था। वेदना। प्राचीन शैतान और हान सेन ने कांसे की पट्टिका पर प्रहार किया। उनकी नाक से खून बहने लगा और उनके चेहरे मुड़ गए, उनके गाल फट गए। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि कांसे की पटिया के पास पानी नहीं था। हान सेन भागना चाहता था, लेकिन उसने प्राचीन शैतान को धीरे से कहते सुना, हिलना मत, ये दुष्ट देवता की दाढ़ी है, जितना ज्यादा हिलोगे उतनी ही जल्दी मरोगे। हान सेन ने देखा कि प्राचीन शैतान बिना हिले डुले वहीं खड़ा था। उसने उस अजीब चीज को अपने ऊपर आने दिया। वह हिला तक नहीं। वह जानता था कि प्राचीन शैतान सिर्फ उससे झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने भी हिलना बंद कर दिया। दुष्ट देवता की दाढ़ी ने उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उन्होंने हिलना बंद कर दिया था। वो अब भी उन्हें घेरे हुए थी और बंधन और भी मजबूत होते जा रहे थे। हान सेन को लगा जैसे उसकी हड्डियां इस जकड़न से टूट जाएंगी। प्राचीन शैतान की हालत थोड़ी बेहतर थी। हान सेन ने धीरे से कहा, यह ठीक नहीं लग रहा है। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? भाग्य की पट्टिका और दुष्ट देवता की दाढ़ी दोनों यहाँ है। इसका मतलब है कि मिस्टर लीडर का शरीर भी यहाँ है। हम सही जगह आ गए हैं। प्राचीन शैतान की आंखें चमक उठी। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हान सेन ने उदास होकर पूछा। मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारे पास इस चीज को मारने का कोई तरीका है? अगर तुम्हारे नेता की लाश हमारे सामने भी होती तो भी हम मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राचीन शैतान का गला घोटा जा रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, फिर भी वो शांत रह पा रहा था। क्या तुम्हें पता है कि मरा हुआ कैसे बनना है? मृत होने का नाटक करो। हान सेन को नहीं पता था कि प्राचीन शैतान का क्या मतलब है। अगर तुम मरने का नाटक करोगे तो जिंदा रहोगे, वरना असली मौत ही तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता है। प्राचीन शैतान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर ऐसे घुमाया जैसे वह मर गया हो। अब उसके शरीर का कोई अस्तित्व नहीं था। हान सेन जड़वत लग रहा था। प्राचीन शैतान ने मानो मृत्यु जैसी मुद्रा बना ली थी। उसके शरीर में से प्राण अचानक निकल गए थे। उसके अंग अकड़ गए थे। वो किसी लाश से भी ज्यादा मुर्दा लग रहा था। यह एक शानदार अभिनय था। ये बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। असल जिंदगी में कोई मशहूर अभिनेता भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हान सेन, जो इस बारे में जानता था, ये भी नहीं बता पाया कि वह जिंदा है या मरा। यह अजीब था। जब प्राचीन शैतान मरा तो उसे बांधने वाली दुष्ट देव दाढ़ी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो अब भी वही थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा कस नहीं रही थी। अगर ये सिर्फ मरने का नाटक है तो मैं भी कर सकता हूँ, हान सेन ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया और अपने अंदर की सारी उपस्थिति और प्रतिक्रियाओं को शांत कर दिया। उसने अपने दिल की धड़कन भी बंद कर दी। हालांकि उसकी सारी शक्ति धूल आकाश द्वारा सीमित थी, फिर भी वह अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता था। ऐसा करना कोई खास बात नहीं थी। हान सेन इस तरह की चीजों में एक पेशेवर था। हान सेन की उपस्थिति और गर्मजोशी के चले जाने के बाद उसे फंसाने वाली दुष्ट देव दाढ़ी ने उसे बांधना बंद कर दिया। वह थोड़ी ढीली हो गई। ये काम कर गया, लेकिन मैं यहाँ हमेशा के लिए मरा हुआ बनकर नहीं रह सकता। अब हम यहाँ सिर्फ शरीर है। अगर हम मरा हुआ बनकर रह गए तो अंततः बहुत थक जाएंगे। हान सेन प्राचीन शैतान से पूछना चाहता था, लेकिन उसे चिंता थी कि कहीं हिलने से दुष्ट देवता बियर्ड का ध्यान और क्रोध फिर से न आ जाए। उसे रुकना पड़ा और देखना पड़ा कि प्राचीन शैतान पहले क्या करता है। हान सेन जानता था कि प्राचीन शैतान अंततः वापस आएगा। उसे दुष्ट देवता दाढ़ी के अस्तित्व के बारे में पता था, फिर भी वो उस जगह की गहराई में चला गया। उसके पास इससे निपटने का कोई न कोई तरीका जरूर रहा होगा। उसे बस बैठकर देखना था कि प्राचीन शैतान क्या करने वाला है। वे दोनों हिले नहीं। उन्होंने लाशों जैसा दिखने का दावा किया। दुष्ट देवता दाढ़ी ने उन्हें धीरे धीरे जाने नहीं दिया। वे दोनों तांबे की तख्ती के तले पर गिर पड़े। बहुत दर्द हुआ, लेकिन हान सेन ने दर्द पर प्रतिक्रिया करने की हिम्मत नहीं की। लगभग 2 घंटे बाद दुष्ट देवता दाढ़ी ने अपनी उपस्थिति कम कर दी। वो कांसे की पट्टिका के नीचे चला गया। अब हान सेन की चेतना और भी कमजोर हो गई थी। उसकी शक्ति का बोध कमजोर हो गया था। उसे नहीं पता था कि उनके आसपास और कोई दुष्ट देवता दाढ़ी छिपा है या नहीं। अचानक हान सेन को प्राचीन शैतान की आवाज सुनाई दी। कोई रेंगता हुआ ऊपर आ रहा था। प्राचीन शैतान के अलावा यह कोई और नहीं हो सकता था। हान सेन ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाए। उसने अपनी आंखें थोड़ी खोलकर प्राचीन शैतान को देखा, जो बैठा था। वो बुद्ध की तरह पालथी मारकर बैठा था।
उसके हाथ ऊपर थे और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, हालांकि उसने कोई आवाज नहीं निकाली। प्राचीन शैतान की हरकतों से दुष्ट देवता दाढ़ी को कोई परेशानी नहीं हुई। वो उसके पास भी नहीं आया। हान सेन, जिसने अभी अभी अपनी आंखों में एक छोटा सा छेद किया था, दुष्ट देवता दाढ़ी के लिए उसकी हरकत पर ध्यान देना ही काफी था। अचानक वो बहुत सारा हिस्सा समुद्री सांपों की एक कोशिका की तरह उसके पास आ गया। हान सेन जानता था कि प्राचीन शैतान इस सब के लिए तैयार होकर आया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि प्राचीन शैतान ने जो किया वो कैसे किया। प्राचीन शैतान धीरे से जमीन से उठा। वो बहुत लापरवाह था। वो हमेशा की तरह ही दिख रहा था, लेकिन दुष्ट देवता दाढ़ी ने उस पर हमला नहीं किया। प्राचीन शैतान हान सेन की ओर मुस्कुराया। मिस्टर हान, मैं पहले जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। उसके बाद प्राचीन शैतान तांबे की पट्टिका के पीछे चला गया और दृष्टि से ओझल हो गया। हान सेन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन दुष्ट देवता दाढ़ी उसे देख रही थी। हान सेन को अपनी इच्छा पर काबू रखना पड़ा। उसे मृत होने का नाटक करते रहना पड़ा। प्राचीन शैतान का हुनर बहुत ज्यादा है। मैं उसकी प्रतिभा की नकल नहीं कर सकता। मैं दुष्ट देवता दाढ़ी से कैसे छुटकारा पाऊंगा? तांबे की पट्टिका के पीछे क्या है? क्या ये गॉड कैओस पार्टी के पुराने नेता की कब्र का प्रवेश द्वार है? हान सेन के मन में तरह तरह की संभावनाएं कौंध रही थीं। वो जानना चाहता था कि प्राचीन शैतान कहाँ जा रहा है। वो कुछ अनोखा खोजना चाहता था, लेकिन हान सेन जानता था कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता। उसे शांत रहना था और आजाद होने का कोई रास्ता ढूंढना था। चीख चीख। जब हान सेन सोच रहा था कि दुष्ट देवता दाढ़ी से कैसे छुटकारा पाया जाए और प्राचीन शैतान का पीछा कैसे किया जाए, तभी उसे अचानक पास ही से एक आवाज सुनाई दी। यह ऐसी थी जैसे कोई सोते हुए अपने दांत आपस में रगड़ रहा हो। यह आवाज क्या है? हान सेन ने अपनी सारी इंद्रियों को छिपाने की कोशिश की ताकि वह मर जाए। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। दुर्भाग्य से, अगर उसने अपनी इंद्रियों को नहीं छिपाया, तो वह दुष्ट देवता बियर्ड का ध्यान फिर से अपनी ओर आकर्षित कर लेता। हान सेन फिर से सोचने लगा कि आंखें खोलूं या नहीं। वो सोच रहा था कि क्या उसे देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वह क्या है, लेकिन उसने आवाज को पास आते सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बिल्कुल पास ही हो। जब वह अपने कान के पास चिरमिराहट की आवाज सुन रहा था, तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। हान सेन अपनी आंखें खोलकर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने जो देखा उससे वो दंग रह गया। उसके सामने एक सफेद साया था। यह एक छोटा सा सफेद चूहा था जो पीले नेवले जैसा दिख रहा था। यह एक छोटा सा सफेद जानवर था। यह हान सेन के सामने अपने तेज दांतों से किच-किच की आवाजें निकाल रहा था। हान सेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि छोटा चूहा उसके बिल्कुल बगल में था। वो अपने दांत रगड़ रहा था और पंजे हिला रहा था। इसके बावजूद इससे दुष्ट देवता दाढ़ी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। दुष्ट देवता दाढ़ी बस इधर उधर घूम रहा था और पास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह छोटे सफेद चूहे से डर रहा है। हान सेन ने आंखें खोली। उसने लाश बनने का नाटक करना बंद कर दिया। दुष्ट देवता दाढ़ी ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह और पास नहीं आया। इससे हान सेन हैरान रह गया। उसने कहा, यह छोटा सा सफेद चूहा वाकई कोई साधारण चीज नहीं है। छोटे सफेद चूहे ने हान सेन को आंखें खोलते देखा। फिर वह तांबे की पट्टिका की ओर रेंगने लगा। वो वहां गया जहां प्राचीन शैतान गया था। हान सेन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और छोटे सफेद चूहे के पीछे चला गया। दुष्ट देवता बियर्ड ने हान सेन को जाते हुए महसूस किया और उसे गुस्सा भी आया। वो उसकी ओर दौड़ा। एक निश्चित बिंदु के बाद वह रुक गया। वो उस छोटे सफेद चूहे के पास भी नहीं जाना चाहता था। हान सेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो जल्दी से उठा और छोटे सफेद चूहे के पीछे चल दिया। छोटा सफेद चूहा हान सेन से कहीं ज्यादा तेज था। वो अब तांबे की पटिया के पीछे जा चुका था। हान सेन ने उसका पीछा किया तो उसने देखा कि तांबे की पटिया के पीछे प्राचीन शैतान नहीं था। वहां किसी भी चीज का कोई प्रवेश द्वार नहीं था, जैसा कि हान सेन ने सोचा था। वहां सिर्फ एक पूरी कांसे की पटिया थी जिसमें फिसलने के लिए कोई दरार या ऐसा कुछ भी नहीं था। अजीब है, तांबे की पट्टिका में कोई प्रवेश द्वार नहीं है। प्राचीन शैतान कहाँ गया? हान सेन ने भौहें चढ़ाई। हान सेन सोच ही रहा था कि तभी छोटा सफेद चूहा तांबे की पट्टिका के नीचे कूद गया। वो काले पानी के नीचे उतरा। उस पानी में बहुत सारे दुष्ट देवता दाढ़ी इधर उधर घूम रहे थे। जब छोटा सफेद चूहा नीचे कूदा तो दुष्ट देवता दाढ़ी उससे दूर भाग गया। किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत नहीं की। हान सेन के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने दांत पीसते हुए छोटे सफेद चूहे के पीछे छलांग लगा दी। तभी उसने देखा कि छोटा सफेद चूहा अपनी गाड़ उठाकर पानी में गोता लगाने लगा।
हान सेन उसके पीछे कूदा। उसने तुरंत दुष्ट देवता दाढ़ी को देखा। वो तांबे की पट्टिका के नीचे था। ऐसा लग रहा था जैसे तांबे की पट्टिका के नीचे ढेर सारा समुद्री शैवाल हो। वो किसी गुफा में जहरीले सांपों का पिंजरा जैसा था। लोग यह नहीं बता सकते थे कि वहां कितने दुष्ट देवता दाढ़ी वाले रहते होंगे। छोटा सफेद चूहा 21-24 फीट नीचे गोता लगाता हुआ नीचे गया। जहां भी वह गया वहां दुष्ट देवता की दाढ़ी बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि हान सेन अब तांबे की गोली को देख ही नहीं पा रहा था।